Hi, this is Sejyoti Deshwal and I welcome you all again back to my YouTube channel or welcome if you are coming to this channel for the very first time. I hope that you guys are doing really great. इंस्टीट्यूट की सीए फाइनल ऑडिट में 2025 की आरटीपी इज आउट नाउ और बहुत ही सिंपल आरटीपी है। तो आज इस डिस्कशन के अंदर वी आर गोइंग टू टेक अप द आरटीपी एंड एक भी ऐसा क्वेश्चन मुझे नहीं लगा पर्सनली जो बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। इनफैक्ट मुश्किल भी नहीं लगा। एवरीथिंग विच इज गिवन इन दिस आरटीपी इज वेरी इजी। आपने क्वेश्चंस करे हैं, आपको कंसेप्ट आते हैं, तो एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो आपकी बुक से नहीं बनेगा, आपके क्वेश्चन बैंक से नहीं बनेगा। आई कैन अश्योर यू दैट जितने भी ऑलरेडी लक्ष्य बैच के अंदर अपना डिस्कशन चल रहा है क्वेश्चन का, जितने भी स्टैंडर्ड कवर हो चुके हैं और जो भी रिस्पेक्टिव क्वेश्चन इस आरटीपी में पूछे गए उन स्टैंडर्ड से सारे के सारे क्वेश्चन अपनी क्लास के अंदर डिस्कस हुए हैं। ये कहने का पर्पस ये भी है क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि सिर्फ कंसेप्ट करने से काम नहीं चलेगा। यू हैव टू फोकस ऑन द क्वेश्चंस एज वेल। और उन क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस आपको तभी समझ में आती है जब आप कोई भी आरटीपी या एमटीपी देखते हो और जब आपको क्वेश्चन समझ में आने लगते हैं और आप क्वेश्चंस क्या लिखना है उन क्वेश्चंस के आंसर के अंदर आपको ये पता लगने लग जाता है। और ये आरटीपी जब आप पढ़ोगे ना तब आपको रियलाइज होगा कि कितना आसान आपका ये सब्जेक्ट है अगर आपने इस सब्जेक्ट को ढंग से पढ़ा है। तो बहुत कम टाइम लगेगा इस आरटीपी की डिस्कशन करने में क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि कुछ भी मुश्किल इस आरटीपी के अंदर है नहीं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द आरटीपी का डिस्कशन। सबसे पहला जो क्वेश्चन है दैट इज एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। मैं फटाफट एक बार आपको केस स्टडी क्या है ये बता देती हूँ और उसके बाद डायरेक्टली हम एमसीक्यू के ऊपर आ जाएंगे। सो कहता है एक कंपनी है जिसका नाम है YZ लिमिटेड। इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था इन द फाइनेंशियल ईयर 2002-2003। ठीक है, और कंपनी अभी एक स्टार्टअप है और कंपनी क्या बना रही है, सिलिकॉन वेफर्स बनाती है। उससे हमें क्या लेना देना है। ओके, आगे देखते हैं। कंपनी के 2 एडवांस्ड प्लांट है एंड इसके पास 6000 के आसपास इंप्लॉय इन्होंने रखा हुआ है। ये कंपनी अपनी इंडस्ट्री को लीड कर रही है। कंपनी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। ओके, एंड कंपनी की काफी अच्छी खासी मार्केट के अंदर प्रेजेंस है। कंपनी कंसिस्टेंटली कोशिश करती है कि जो सेबी की एलओडीआर की रिक्वायरमेंट है उनके साथ कंप्लाई करती रही। ओके, देखते आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। कंसिडरिंग द नेचर, साइज एंड एक्सटेंट ऑफ द कंपनी, कंपनी काफी बड़ी है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपॉइंट किया है मेसर्स कैप एंड कंपनी को एंड मेसर्स बीएमएस एंड कंपनी को एज देयर जॉइंट ऑडिटर। तो सबसे पहला स्टैंडर्ड यहाँ पे आप लिख लो किसका रेफरेंस आ रही है, एसए नंबर 299 की। ठीक है, इन्होंने 2 ऑडिटर अपॉइंट किए हैं। बोथ द फर्म्स डिवाइडेड द वर्क इन अकॉर्डेंस विद द एसए नंबर 299। तो इन्होंने म्यूचुअल डिस्कशन करके जो भी एसए 299 कहता है उसके अकॉर्डिंग अपने काम को बांट लिया है and shared the allocation of the task to the TCWG and started conducting the audit procedure। यही आपको करना चाहिए। जो भी आपका काम आपने काम डिवाइड किया उसकी कम्युनिकेशन आप किसको भी कर देते हो, TCWG को भी कर देते हो। तो इन्होंने अभी तक जो भी काम किया है एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली राइट। आगे कहता है जब आप ऑडिट एंगेजमेंट को परफॉर्म कर रहे थे, जो इनका मेसर्स कैप एंड कंपनी है वन ऑफ द जॉइंट ऑडिटर्स, उसको असाइन किया गया टू वेरीफाई दी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट रजिस्टर कि तुझे फिक्स्ड एसेट की चेकिंग करनी है। मिस्टर के जो एंगेजमेंट पार्टनर है आपकी सीए फर्म का, उसने एक वेरिफिकेशन प्रोसेस को कैरी आउट किया। हाउएवर ही डिड नॉट मेंटेन एनी डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द सेम। भाई साहब ने एसए नंबर 230 पढ़ा नहीं है शायद, इसने कोई भी डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन नहीं करी है, काम बढ़ चुका है। ओके, एडिशनली he did not perform impairment testing on PPE at the end of financial year। तो उसने फिक्स्ड एसेट के ऊपर इंपेयरमेंट भी चेक नहीं किया जो उसको करना चाहिए था। तो मतलब यहाँ पे ये डेफिनेटली कुछ तो नॉन कंप्लायंस कर रहा है। लेट्स सी, मिस्टर बी जो दूसरी सीए फर्म का एंगेजमेंट पार्टनर है उसको क्या काम दिया गया, ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ द प्रोसीजर टू पे प्रोसेस, P2P process, procedure to pay process। However, he was informed by the management that Mr. E, who is the internal auditor, has already verified the P2P process। तो उसको क्या काम दिया गया, दूसरे सीए फर्म के एंगेजमेंट पार्टनर को या दूसरे सीए फर्म को क्या काम करना था, P2P प्रोसेस को वेरीफाई करना था। बट जब वो वेरिफिकेशन करने के लिए जाता है तो कंपनी की मैनेजमेंट उसे कहती है कि ये काम तो इंटरनल ऑडिटर पहले से कर रही हैं एंड जो भी रेलिवेंट प्रोसीजर थे वो उन्होंने कर लिए हैं परफॉर्म इंटरनल ऑडिटर ने। देयरफॉर मिस्टर ई क्या सोचता है कि क्यों ना जो काम ऑलरेडी इंटरनल ऑडिटर कर चुके हैं मैं उसके काम के ऊपर रिलायंस प्लेस कर लेता हूं। दैट मीन्स ही इज थिंकिंग टू यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्शन ऑफ हिज ऑडिट एविडेंस। तो यहाँ पे रेफरेंस किसकी आ गई, एसए नंबर 610 की आ गई। ही नाइदर कंडक्टेड एन इंडिपेंडेंट ऑडिट प्रोसीजर, उसने अपने आप पे कोई भी ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म नहीं किया टू इवेल्युएट द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर नॉर डॉक्यूमेंटेड हिज कंक्लूजन रिगार्डिंग द इवेल्युएशन ऑफ द एडुकेसी ऑफ द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। ये इससे गलती होगी क्योंकि जब हम ऐसे नंबर 610 पढ़ते हैं तो यस इट इज अलाउड कि एक्सटर्नल ऑडिटर कैन मेक यूज ऑफ द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर फॉर द पर्पस ऑफ हिज ऑडिट एविडेंसेस, बट
उसको काम को यूज करने से पहले कुछ चीजें तो देखनी पड़ती है, जैसे कि क्या जो काम इंटरनल ऑडिटर्स ने परफॉर्म किया वो उसकी ऑडिट के लिए एडुकेट है या नहीं, उन्होंने काम परफॉर्म करने के लिए जिन अप्रोच को फॉलो किया जो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करे वो अप्रोच एक सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच था या नहीं। लेकिन एक्सटर्नल ऑडिटर ने मिस्टर ई ने यहाँ पे सिंपली उसके काम को यूज कर लिया है, कोई भी वेरिफिकेशन नहीं करी रिगार्डिंग द एडुकेसी ऑफ द वर्क विच इज परफॉर्म बाय द इंटरनल ऑडिटर। ये इससे यहाँ पे गलती हुई है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। मोर एवर कंपनी अपने बिजनेस के स्केल को बढ़ाना चाह रही है एंड कंपनी की मैनेजमेंट ने एक डिसीजन लिया कि वो ना ईआरपी इंप्लीमेंट करेंगे ड्यूरिंग द ईयर, और ये कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने किसको दिया, किसी और कंपनी को। तो इन्होंने इसको आप एक तरीके से सर्विस ऑर्गेनाइजेशन मान सकते हो। तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है इन्फो लिमिटेड को कि तुम मेरे लिए ईआरपी डेवलप करो। देखते हैं भाई क्वेश्चन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से या क्या कह रहा है। आगे कहता है द डेवलपमेंट ऑफ ईआरपी वाज कंप्लीटेड ऑन August 12, 2023। आप कौन से फाइनेंशियल ईयर की ऑडिट कर रहे हो पहले ये बताओ। 2002 2003 की ऑडिट कर रहे हो। ओके सो ये कब कंप्लीट, 2002 2003 की ऑडिट कर रहे हो। अच्छा 2002 2003 के अंदर ये इनकॉर्पोरेट हुई है। मैं ये जानना चाह रही थी कि कौन से फाइनेंशियल ईयर की ऑडिट आप कंडक्ट कर रहे हो। ऐसा कुछ यहाँ पे अभी तक मेरे हिसाब से मेंशन नहीं किया गया। लेट्स सी क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है मेरे हिसाब से जहां तक लगता है कि आप ऑडिट करोगे फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 की, यही सेंस बनती है, राइट। तो इन्होंने क्या बोला कि ड्यूरिंग द ईयर ये ईआरपी को डेवलप कर रहे हैं, और ईआरपी को डेवलप करने के लिए इन्होंने एक आईटी फर्म की हेल्प ली होगी जिसका नाम क्या है, इन्फो लिमिटेड, राइट। इस आईटी फर्म ने ईआरपी डेवलप कर दिया है, कंप्लीट करके दे दिया है ऑन 12 अगस्त 2023। मैनेजमेंट स्टार्टेड एडॉप्शन ऑफ ईआरपी एंड रिप्लेसिंग द ओल्ड प्रैक्टिसेस। तो इन्होंने ईआरपी इस साल से इनकॉर्पोरेट करना शुरू कर दिया है। एडॉप्शन करने में कम से कम 4 महीने लगे एंड सक्सेसफुली पूरा का पूरी जो आपकी कंपनी है ईआरपी एडॉप्ट हो गया है बाय द डेट दैट इज 3 दिसंबर 2023। प्रीवियस ईयर सॉफ्टवेयर के अंदर ऑडिट ट्रेल का फीचर नहीं था, जबकि अभी तो ये ऑडिट ट्रेल का फीचर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है पिछले साल तक जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे थे उसके अंदर ऑडिट ट्रेल का फीचर नहीं था, लेकिन अभी दिसंबर 3 से ऑडिट ट्रेल का फीचर इस नए ईआरपी के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है। तो बेटा जब आप सेक्शन नंबर 143 सब सेक्शन नंबर 3 पढ़ते हो वहां पे आपका रूल नंबर 11 है, कंपनी के ऑडिटर को ये रिपोर्टिंग करनी पड़ती है कि आप जो सिस्टम यूज कर रहे हो, अकाउंटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, क्या उसके अंदर एक ऑडिट ट्रेल का फीचर है। तो यहाँ पे नहीं था, तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। यस इट हैज टू गो इन योर रिपोर्ट। देखो क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, कहता है हाउएवर ऑडिटर ऑफ द कंपनी हैव नॉट रिपोर्टेड एनीथिंग ऑन द अबव मैटर रिलेटिंग टू द ऑडिट ट्रेल इन द मेन ऑडिट रिपोर्ट। उसने रिपोर्ट ही नहीं किया, कितनी गलत बात है। ओके इन एडिशन टू द अबव, इसके अलावा भी ये जो कंपनी है इट हैज वन इंडियन होली ओन्ड सब्सिडी कंपनी जिसका नाम है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। ओके तो मतलब आप एक होल्डिंग कंपनी हो, आपकी एक होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी भी है जिसका नाम है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, हु इज इन द बिजनेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। आप क्या काम कर रहे हो, शेयर एंड सिक्योरिटी की एक्विजिशन करते हो। मेसर्स पीक्यूआर एंड कंपनी ये इस कंपनी के ऑडिटर हैं। नीचे इस कंपनी के कुछ फाइनेंशियल्स दिए हुए हैं, लेट्स सी कि इन फाइनेंशियल्स का यूज कहां पे होता है। क्वेश्चन आपसे पूछता है बेस्ड अपॉन द अबव केस सिनेरियो, आपने पढ़ लिया, नीचे दिए गए एमसीक्यू का आंसर आपको देना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले कहता है मिस्टर के जो एंगेजमेंट पार्टनर था, पहला जो ज्वाइंट ऑडिटर था मेसर्स कैप एंड कंपनी, उनका आपने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन नहीं करी फॉर द वेरिफिकेशन प्रोसेस दैट यू हैव कंडक्टेड, ना ही आपने पीपीई की इंपेयरमेंट की टेस्टिंग करी है। आप मुझे बताओ सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन एज पर एसए नंबर 299। लेट्स सी द ऑप्शन, क्योंकि जब तक आप ऑप्शन नहीं पढ़ोगे क्वेश्चन ने अपने आप में कोई रिक्वायरमेंट अभी तक पूछी नहीं है। अच्छा क्वेश्चन कहता है मिस्टर के इज सेवरली रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन एक्शन एंड सेड वर्क वाज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, क्योंकि आपने काम को डिवाइड कर दिया है, तो जिस काम में जिस भी ज्वाइंट ऑडिटर को काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस काम के लिए वही रिस्पॉन्सिबल होगा। तो यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि दूसरा ज्वाइंट ऑडिटर भी रिस्पॉन्सिबल होगा अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन नहीं करी। सो मिस्टर के इज गोइंग टू बी मिस्टर के इज गोइंग टू हैव द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वर्क जो उसको असाइन हुआ है एज पर द प्रोविजन ऑफ एसए नंबर 299। ये क्वेश्चन जब हमने आपका अभी एसए 299 का स्टैंडर्ड के क्वेश्चन की डिस्कशन करी, डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए थे ऐसे ही। और मैंने आपको हमेशा ये बात बोली है कि एमसीक्यू कुछ भी अलग नहीं होता है। जो आप अपना कंसेप्ट पढ़ते हो, डिस्क्रिप्टिव पोर्शन सोल्व करते हो, वहीं से इंस्टीट्यूट घुमा फिरा के एमसीक्यू बनाता है। तो ये आपको समझ में आने लग जाएगा जब आप क्वेश्चंस देखना शुरू करोगे। ओके
सो यस, मैं इस बात से डेफिनेटली अग्री करती हूँ, ए इज द राइट आंसर। बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। कहता बी और के दोनों के दोनों रिस्पॉन्सिबल होंगे, नहीं, दोनों के दोनों रिस्पॉन्सिबल क्यों होंगे जब काम बढ़ चुका है तो। मिस्टर के रिस्पॉन्सिबल होगा, मिस्टर बी भी रिस्पॉन्सिबल होगा। मैंने जैसे ही ये पढ़ा ना कि मिस्टर के भी रिस्पॉन्सिबल है, मिस्टर बी भी रिस्पॉन्सिबल है, मेरे लिए वो ऑप्शन गलत है, क्योंकि सिर्फ मिस्टर के की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इन रिस्पेक्ट ऑफ द वर्क विच इज असाइन टू हिम। कहता कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ऐसा नहीं है। मिस्टर के इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है जो कंपनी की मैनेजमेंट है उन्होंने ईआरपी का सिस्टम अडॉप्ट किया है, ओके, एंड ऑडिट ट्रेल का फंक्शन मेंटेन किया जा रहा है। अब पिछले साल तक आपके अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर ऑडिट ट्रेल का फंक्शन नहीं था। किस डेट से आया है? 3 दिसंबर 2023। कौन से फाइनेंशियल ईयर की ऑडिट कर रहे हो? 2023 2024 की। कॉमन सेंस की बात है, राइट। whether the action of the auditor was justified? No, it was not justified। मैंने आपको अभी बताया, रूल नंबर खोलो जो आप पढ़ते हो, सेक्शन नंबर 143 सब सेक्शन नंबर 3 के साथ, वहां पे लिखा हुआ है कि आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। सो यस द एक्शन ऑफ द ऑडिटर वाज जस्टिफाइड, गलत है स्टेटमेंट। यस द एक्शन ऑफ द ऑडिटर वाज जस्टिफाइड, गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि ऑडिटर का एक्शन जस्टिफाइड नहीं है। आई हैव टोल्ड यू द रीजन। नो द एक्शन ऑफ द ऑडिटर वाज नॉट जस्टिफाइड एज ऑडिट ट्रेल वाज नॉट ऑपरेशनल थ्रू आउट द ईयर। मतलब 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक ऑडिट ट्रेल का फंक्शन आपके सिस्टम के अंदर होना चाहिए था, लेकिन आपके सिस्टम में कब आया है फंक्शन? फ्रॉम दी 3 दिसंबर। एंड हेंस क्या ये कंपनी की ऑडिटर की ड्यूटी बनती थी कि वो अपनी रिपोर्ट में इसको डाले? यस, मेन रिपोर्ट में आप इसको डालते हो। समझ में आ रहा है? तो यस बेटा, तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? सी। राइट क्वेश्चन आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? सी। अच्छा, अब अपनी मेन ऑडिट रिपोर्ट के अंदर इसको कहां पे डालोगे? जो अदर लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट वाला पैराग्राफ जाता है वहां पे ये इनकॉर्पोरेट होगा। बट आपसे ये क्वेश्चन में पूछा नहीं है, अगर पूछता साथ में मिला के तो आप इसका आंसर ऐसे देते। ओके, डी आएगा इसका आंसर? नहीं। जो भी ऑप्शन ये कहता है कि ऑडिटर का एक्शन जस्टिफाइड है, वो ऑप्शन अपने आप में गलत है। मैंने आपको प्रोविजन बता दी। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कहता है मिस्टर बी एंगेजमेंट पार्टनर है मेसर्स BMSN कंपनी का, उसको वेरिफिकेशन करनी चाहिए थी, उसको काम मिला था कि तू वेरीफाई कर P2P प्रोसेस को। उसने इंटरनल ऑडिट फंक्शन के काम को यूज कर लिया बिना वेरिफिकेशन करे, तो क्या उसका एक्शन जस्टिफाइड था? बताओ, एज पर द प्रोविजन ऑफ SA नंबर 610। ओके, तो मैं ऑप्शन पढ़ देती हूँ। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एज पर SA नंबर 610। आपको ये चारों ऑप्शन पढ़ने और सही आंसर बताना है। नंबर 1, मिस्टर बी कैन रिलाई ऑन द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। यस, डेफिनेटली आप रिलाई कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। हाउएवर ही मस्ट फर्स्ट डिस्कस विद द इंटरनल ऑडिट फंक्शन एंड ऑल्सो इवेलुएट द एडुकेसी ऑफ द इंटरनल ऑडिटर वर्क एंड मस्ट डॉक्यूमेंट द सेम रिगार्डिंग द इवेल्युएशन ऑफ द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। एब्सोल्युटली राइट। मैंने आपको यही एक्सप्लेनेशन ऊपर दी, क्योंकि यही ऐसे नंबर 610 कहता है कि आप उसके काम के ऊपर भरोसा करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इंटरनल ऑडिट फंक्शन के काम को यूज कर सकते हो फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग द ऑडिट एविडेंसेस, हमें उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यू हैव टू इवेल्युएट ना कि जो इंटरनल ऑडिट फंक्शन ने काम किया है वो आपकी ऑडिट पर्पस के लिए एडुकेट है। सो राइट आंसर इज गोइंग टू बी ए। आप बाकी के ऑप्शंस पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा इसमें फालतू की बकवास लिखी हुई है विच इज नॉट करेक्ट एज पर द प्रोविजन ऑफ SA नंबर 610। SA नंबर 610 की डिस्कशन भी यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है क्वेश्चंस की, जहां पे ये क्वेश्चन भी कवर हुआ है। मैं आपको कह रही हूं ना कि ऐसा कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर नहीं बनेगा अगर आप कंसेप्ट देख के जाते हो और आपको पता है कि इंस्टीट्यूट ने पास्ट में कैसे क्वेश्चन पूछे हैं, क्योंकि उन्हीं डिस्क्रिप्टिव पोर्शन से वो केस स्टडी बना रहा है। एंड ऐसा ही टेस्ट सीरीज मैं बना रही हूं। अभी जो मैंने टेस्ट सीरीज बनाई है, जो चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है, उसके अंदर MCQs भी हैं जो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में से ही उठाए गए हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछता कैसे है। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडरिंग द अबव केस वेदर द रिपोर्टिंग अंडर कारो विल बी एप्लीकेबल। यस, ऐसा क्यों बेटा? ऊपर आ जाओ। देखो, अगर आप इस कंपनी को देखते हो, क्या ये कंपनी स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रही है? क्या ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है? यस। क्या इस कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल ना, अगर मैं स्मॉल कंपनी के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो क्या इस कंपनी का टर्नओवर है ना, दो चीजें देखते हो आप, पेड अप शेयर कैपिटल एंड टर्नओवर, क्या आपको स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में दिखाई दे रहा है? ये चीज आप देखोगे ही नहीं। आप क्यों नहीं देखोगे? इसका सिंपल सा रीजन है, जब आप इस ऊपर इसको पढ़ते हो ना डेफिनेशन को, क्वेश्चन को सॉरी, उसमें क्या लिखा हुआ है कि WYZ लिमिटेड की होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी है ABC प्राइवेट लिमिटेड, तो ये स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में आएगी ही नहीं। क्यों? मैं आपको ना अभी खोल के दिखाती हूँ स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन होती क्या है। सो एज पर सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन नंबर 85 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, स्मॉल कंपनी मतलब एक ऐसी कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल अप टू 4 करोड़ है या जिसका टर्नओवर अप टू 40 करोड़ है।
लेकिन ये जो कंपनी है, ये कंपनी किसी और कंपनी की होल्डिंग कंपनी या सब्सिडी कंपनी नहीं होनी चाहिए। अगर है तो ये स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में कवर नहीं होगी, ये सेक्शन 8 कंपनी नहीं होनी चाहिए। अगर है तो ये कहां पे कवर नहीं होगी, स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में कवर नहीं होगी। या ये कोई भी कंपनी, बॉडी, कॉर्पोरेट विच इज गवर्न्ड बाय एनी अदर एक्ट, उसमें नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा है तो ये स्मॉल कंपनी नहीं होगी। तो हमारे क्वेश्चन के अंदर एबीसी प्राइवेट लिमिटेड भले ही ये टर्नओवर के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करे, भले ये पेड अप शेयर कैपिटल के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करे फॉर अ स्मॉल कंपनी, ये स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती क्योंकि ये आपका होल्डिंग कंपनी का होली ओन सब्सिडरी कंपनी है। सो इट इज दी सब्सिडरी कंपनी ऑफ अनदर कंपनी। समझ में आ रहा है? तो स्मॉल कंपनी की लिमिट तो आपको यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है। मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि जब भी आप कारों की एप्लीकेबिलिटी देखते हो और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का क्राइटेरिया आप चेक कर रहे हो तो आपको देखना पड़ता है कि क्या वो स्मॉल कंपनी है या नहीं। क्योंकि अगर कोई भी कंपनी एक बार स्मॉल कंपनी बन गई, फिर भले ही वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रही है तो भी उसके ऊपर कारो एप्लीकेबल नहीं होगा। आर यू गेटिंग मी? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो कंसेप्चुअली नहीं पढ़ते हैं। मैं दोबारा से बोलती हूं, अगर आप कारो की एप्लीकेबिलिटी देख रहे हो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए, तो हम पढ़ते हैं कि कारो इज नॉट एप्लीकेबल टू अ छोटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, राइट? छोटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मतलब क्या, जो आपकी इस कारो की डेफिनेशन में यहां पे कवर होती है। छोटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मतलब एक ऐसी कंपनी जो किसी भी और कंपनी का होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी नहीं है, पब्लिक कंपनी का। आर यू गेटिंग मी? और जो इन सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, विच इज पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस अप टू 1 करोड़, टोटल बोरोइंग अप टू 1 करोड़, टोटल रेवेन्यू अप टू 10 करोड़, राइट? तो अगर आप इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर देते हो तो आपके ऊपर कारो एप्लीकेबल नहीं होता है। लेकिन अगर आप इन कंडीशंस को एक्सीड भी कर रहे हो, इन लिमिट को एक्सीड भी कर रहे हो, एंड येट यू आर कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ स्मॉल कंपनी, तो भी कारो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो पहले आप यही देखो कि क्या वो कंपनी स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में आ रही है। अगर वो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में आ जाएगी तो फिर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए क्राइटेरिया देखते ही नहीं हो, कारो आपके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं होगा। तो यहां पे मैंने स्मॉल कंपनी की डिस्कशन इस वजह से करी ताकि आप ये समझ पाओ कि सबसे पहले आपको देखना क्या है कि क्या ये स्मॉल कंपनी है। नहीं, ये स्मॉल कंपनी तो नहीं है। तो क्या ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है? यस, ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, बट ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी किसी और कंपनी की सब्सिडी कंपनी है। तो बेटा आप ये जब क्राइटेरिया देखने के लिए जा रहे हो, इसने क्या बोला, एक ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो किसी भी कंपनी की, किसी भी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी कंपनी या होल्डिंग कंपनी नहीं होनी चाहिए, तब उसके ऊपर क्या कारो एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन यहां पे भी तो आपकी ये कंपनी, आपका जो मेन कंपनी है, होल्डिंग कंपनी है, विच इज अ पब्लिक कंपनी, लिस्टेड कंपनी, तो इट इज अ पब्लिक कंपनी, उसकी सब्सिडी कंपनी है, तो इसके ऊपर तो कारो एप्लीकेबल होगा ही होगा। आपको समझ में आ रहा है? सो दिस इज व्हाट योर आंसर इज गोइंग टू बी। तो लेट्स सी कि इसके क्वेश्चन का आंसर कैसे बनेगा। कहते हैं ओके, नो सिंस इट इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इसका आंसर है गलत, कारो तो इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। नो सिंस द कंपनी इज इन द बिजनेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ द शेयर एंड सिक्योरिटी, हमने तो ऐसा कोई एग्जम्पशन नहीं पढ़ा, कारो विल बी एप्लीकेबल। यस, कारो एप्लीकेबल होगा। यस, सिंस द इट इज होली ओन सब्सिडरी ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, एज आई टोल्ड यू। मैंने स्मॉल कंपनी के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कशन इस वजह से करी कि आप इसको इस एंगल से भी देखो। देखो, नो सिंस द कंपनी इज अ स्मॉल कंपनी एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, आई हैव टोल्ड यू। तो जब भी क्वेश्चन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के क्राइटेरिया के ऊपर आता है ना, प्लीज जस्ट सी वंस कि क्या वो स्मॉल कंपनी है या नहीं, इस वजह से मैंने डिस्कशन करी, वरना ऑल्दो मैं आपको सिंपली ये पॉइंट बता सकती थी। ओके, चलो फोर्थ का आंसर क्या बनेगा? सी बनेगा। आगे चलते हैं। जब आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे थे इस कंपनी की, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप बांटते हो ना, ऐसे नंबर 600 की अगर मैं डिस्कशन करूं और आपको अपॉइंट किया जा रहा है ऑडिट ऑफ सीएफएस करने के लिए, और इस कंपनी के जिसके आप ऑडिट कर रहे हो उसके कंपोनेंट भी है, तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, प्रिंसिपल ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि वो डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताए कि कितने ऐसे सेगमेंट है जिसकी ऑडिट उसने नहीं करी, कंपोनेंट के ऑडिटर ने करी है, कितना परसेंटेज ऑफ एसेट उसने चेक नहीं किया, कंपोनेंट के ऑडिटर ने किया है, वो कहां पे आता है, कौन से पैराग्राफ में रिपोर्ट किया जाता है? ओएम पैराग्राफ में। सो इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ऐसे 600 से बनेगा। तो फिफ्थ का आंसर इज डी। सो दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चन। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 6। कहते हैं सुबान इंजीनियरिंग एक, इट इज अ बोरोवर ऑफ द ब्रांच। ओके, तो आप सुबान इंजीनियरिंग हो, आपने किसी बैंक की ब्रांच से कुछ पैसा लिया है एंड यू हैड यूटिलाइज्ड इट्स सैंक्शन लिमिट ऑफ ₹400 लाख। ओके, तो आपने सीसी लिमिट ली है किसी बैंक की ब्रांच से, अमाउंट कितना था? 400 लाख का, और आपने उसको यूटिलाइज कर लिया, और अभी आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है? 413 लाख का। तो डेफिनेटली आपका जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो आपकी लिमिट से ज्यादा है। बैंक ने इसको क्लासिफाई किया है एज अ सब स्टैंडर्ड एसेट। ओके, बात तो सही है।
आगे देखते हैं। ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन, इनकी इंटरनल इंस्पेक्शन चल रही होगी, क्या पता लगता है, द डीजीएम ऑब्जर्व दैट, बैंक का डीजीएम ने ऑब्जर्व किया कि बोरोवर्स की जो प्रीमाइसिस है वर डैमेज्ड, कोई मशीनरी नहीं है उसके पास, कोई स्टॉक नहीं है, कोई एसेट प्रेजेंट नहीं है, मतलब कोई सिक्योरिटी ही नहीं है, तो लॉस एसेट है सीधा। द बोरोवर वाज अनरीचेबल, बोरोवर भी नहीं मिल रहा है, एंड इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन ऑफ द एसेट कंफर्म्ड कि कोई मोर्टगेज सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं है। बेटा ये तो सीधा लॉस एसेट है, एक्सेप्ट फॉर अ पीस ऑफ लैंड जिसकी रियलाइजेबल वैल्यू 33 लाख है। अरे आप देखो ना, आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है और आपकी रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है। द बैंक एक्सेप्टेड द रिपोर्ट एंड मेड अ प्रोविजन कंसिडरिंग द अकाउंट एज अ सबस्टैंडर्ड। बेटा इस पे 100% प्रोविजन बननी चाहिए, ये लॉस एसेट हो चुका है, कोई सिक्योरिटी आपके पास अवेलेबल नहीं है। क्या ये क्लासिफिकेशन करेक्ट है? आंसर है इस क्वेश्चन का नहीं। कहता है कि अकाउंट इज करेक्टली क्लासिफाइड, काट दो। कहता है अकाउंट शुड हैव बीन क्लासिफाइड एज डाउटफुल एसेट, काट दो। लॉस एसेट, द अकाउंट शुड हैव बीन क्लासिफाइड एज लॉस एसेट और 100% प्रोविजन बननी चाहिए, एंड फुल प्रोविजन शुड हैव बीन मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। और इसका रीजन मैंने आपको बताया, इसका रीजन क्या है, कोई एसेट आपके पास नहीं बचा, कोई सिक्योरिटी आपके पास नहीं बची है। चलो आगे बढ़ते हैं। सीए परवीन इज अपॉइंटेड बाय द केएसएन लिमिटेड, कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए? 2023-24 के लिए आप इस कंपनी का ऑडिट कर रहे हो। एंड जब आप पेरोल डाटा की वेरिफिकेशन कर रहे थे कंपनी के लिए, इट हैज कम टू हिज नोटिस, उसको पता लगता है दैट प्रोविजन ऑफ लॉ रिलेटिंग टू द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड लेबर आर नॉट बीइंग अदर्ड। जैसे ही ये बात बोलेगा मेरा दिमाग जाएगा एसए नंबर 250 के ऊपर, नॉन कंप्लायंस हो रहा है लॉ रेगुलेशन का, एंड कंपनी चाइल्ड लेबर को एम्प्लॉय कर रही है। The company also export part of its turnover and matter has gone unnoticed in the compliance audit carried out by the agencies of the overseas buyer। ऐसा एक क्वेश्चन हमने 250 में पढ़ा है डिस्क्रिप्टिव पोर्शन के अंदर। तो आप ना एक्सपोर्ट भी करते हो तो डेफिनेटली आपके ऊपर इंटरनेशनल रेगुलेटरी प्रोविजंस भी एप्लीकेबल होती होंगी, तो वहां पे कंप्लायंस ऑडिट होती है उनकी, तो उन्होंने भी नोट नहीं किया, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर तो मुझे देखना पड़ेगा ना कि इसका इंपैक्ट मेरी रिपोर्ट के ऊपर क्या आ रहा है। डेफिनेटली with respect to the auditor's observation relating to the matter of child labor, which is the most appropriate course of action for him to proceed in this matter। आप इस मैटर को आगे चेक करोगे। कहता है सीए परवीन शुड इग्नोर द मैटर, गलत। सीए परवीन मस्ट रिपोर्ट द मैटर टू द कंसर्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। सीए परवीन शुड ऑब्टेन फर्दर इंफॉर्मेशन अबाउट द मैटर, वो इवेल्युएट करेगा कि इसका पॉसिबल इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर क्या आ सकता है। Besides, he should also evaluate the implication on the non-compliance for the audit risk assessment। क्योंकि अगर आपको नॉन कंप्लायंस मिला है और आपने अगर ये नॉन कंप्लायंस एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ऑडिट रिस्क भी बढ़ गया, तो ऑटोमेटिकली आपको अपना इसका इंपैक्ट इवेल्युएट करना पड़ता है, ऑडिट के ऊपर क्या आ रहा है, तो आपका ऑडिट रिस्क बढ़ेगा, तो आपको अपने प्रोसीजर बढ़ाने ही पड़ेंगे। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का बनेगा 7th का सी। So again a very simple question from essay number 250। सीए परवीन शुड एक्सप्रेस अ मॉडिफाइड ओपिनियन, वो आप एकदम से नहीं एक्सप्रेस करते मॉडिफाइड ओपिनियन, पहले आप प्रोसीजर परफॉर्म करोगे, देखोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर अगर इसका इफेक्ट मटेरियल आ रहा है तो फिर आप मॉडिफिकेशन की तरफ आगे बढ़ोगे। आर यू गेटिंग मी? तो डायरेक्टली मॉडिफिकेशन नहीं आती है, इसी वजह से क्वेश्चन का आंसर बनेगा 7th का सी। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन कहता है मोहिनी लिमिटेड पेड देयर एरियर्स ऑफ अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज जस्ट अ डे बिफोर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। अच्छा, तो इनका कोई आउटस्टैंडिंग स्टैट्यूटरी ड्यूज होगा एंड ऑडिट रिपोर्ट से एक दिन पहले पे किया है। आफ्टर दिस नाउ द ऑडिटर बिलीव्स कि ओनली डिस्प्यूटेड ड्यूज नीड टू बी रिपोर्टेड अंडर कारो। ऐसा नहीं होता है, आप देखते हो ड्यूज आउटस्टैंडिंग एज ऑन बैलेंस शीट डेट, तो आपने ऑडिटर्स रिपोर्ट डेट से एक दिन पहले पे किया, मतलब वो क्या आउटस्टैंडिंग थे क्या बैलेंस शीट डेट के ऊपर 6 महीने से ज्यादा, तो आप रिपोर्ट करोगे। देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन इन द गिवन सिनेरियो। Auditor is required to report the disputed statutory dues only. No, disputed as well as undisputed दोनों। The auditor is required to report both the disputed and undisputed statutory dues in accordance with the para number 3 clause number 7 A और B, जिसके अंदर एक पार्ट डिस्प्यूटेड को लेकर है और एक पार्ट अनडिस्प्यूटेड को लेकर है। और सिंपल सी बात है, बैलेंस शीट डेट के ऊपर वो आउटस्टैंडिंग है, 6 महीने से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए आउटस्टैंडिंग है, तो आप आरो में रिपोर्ट करोगे। अनडिस्प्यूटेड है तो ए पार्ट में जाएगा, डिस्प्यूटेड है तो बी पार्ट में जाएगा। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, अगर आपको कारो आता है तो। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ डिस्क्रिप्टिव पोर्शन एसक्यूसी 1 का क्वेश्चन है ये, एसक्यूसी 1 एसए 220। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन ऑलरेडी लक्ष्य बैच के अंदर कवर हो चुका है अगर आप क्वेश्चंस की डिस्कशन देखते हो। ठीक है, मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। इट सेज मैसर्स जेएन कंपनी को अपॉइंट किया जा रहा है एज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ अ कंपनी जिसका नाम है एससी लिमिटेड। कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए? 2023-2024 के लिए। इस सीए फर्म का एक एंगेजमेंट पार्टनर है जिसका नाम है सीए जिन। उसने अपना पूरा ऑडिट का रूटीन वर्क कंप्लीट कर लिया है बाय द डेट ऑफ 19 जून 2024।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगली सुबह काम वो खत्म कर चुका है 19 जून की अगली सुबह, जब वो ऑफिस के लिए निकल रहा था अपनी फाइनल ऑडिट रिपोर्ट को साइन करने के लिए, उसका एक्सीडेंट हो जाता है एंड उसकी डेथ हो जाती है। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, मतलब अगर आप क्वेश्चन डिस्कशन देख रहे हो तो। फिर क्या होता है, क्योंकि उसकी डेथ होगी, अभी रिपोर्ट साइन हुई नहीं है, एक और आपका पार्टनर है इसी फर्म का जिसका नाम है सीए कुशाल, उसने साइन किया है ऑन द अकाउंट ऑफ दिस कंपनी की ऑडिट। प्रॉब्लम क्या होगी, उसने ना कोई भी काम जो सीए जिन ने किया उसका रिव्यू नहीं किया एंड उसने साइन कर दिया। आपको बताना है, क्वेश्चन पूछता है स्टेट विद द रीजन, कि जो सीए कुशाल कर रहा है कि वो एक ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहा है विदाउट रिव्यूइंग द वर्क विच इज डन बाय द सीए जिन, क्या वो ठीक है? और इस क्वेश्चन का आंसर है नहीं, क्योंकि अगर आप जिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर आपने काम नहीं किया उसके ऊपर आप ओपिनियन देते हो तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट भी यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाता है। ओके, तो आई एम 100% श्योर कि अगर आपने क्वेश्चंस की डिस्कशन देखी है तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको क्या लिखना है ये आपको पता होगा। लेकिन मुझे फिर भी पता है बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो खाली आरटीपी देखने के लिए आएंगे, तो उन बच्चों के लिए मैं क्वेश्चन का आंसर एक बार आपको बता देती हूँ कि इंस्टीट्यूट ने कैसे प्रेजेंट किया है। एक एक लाइन तो पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, नहीं तो आरटीपी, ये जो आरटीपी की डिस्कशन है ये बहुत लंबी खींच जाएगी। ओके, तो सबसे पहले उसने क्या बोला है, उसने मेंशन किया है कि ऐसे नंबर 220 का ये क्वेश्चन है, तो एज पर द प्रोविजन ऑफ ऐसे नंबर 220 स्टैंडर्ड का नंबर, स्टैंडर्ड का नाम, उसने क्या बोला कि एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो रिव्यू प्रोसीजर परफॉर्म करे। ये क्वेश्चन ना ऑलरेडी कवर हो चुका है, मतलब हमने 2 क्वेश्चन देखे थे लक्ष्य बैच के अंदर कि जब एंगेजमेंट पार्टनर रिव्यू करता है तो वो किन चीजों को चेक करता है, मतलब रिव्यू प्रोसीजर क्या होते हैं। तो इसने रिव्यू प्रोसीजर के नाम लिखे हुए यहाँ पे कि एज पर द प्रोविजन ऑफ एसए नंबर 220 एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रिव्यू प्रोसीजर परफॉर्म करना, सच एज, जैसे कि जब वो रिव्यू प्रोसीजर परफॉर्म करेगा तो क्या चीजें आएंगी, आप ये चेक करते हो कि एंगेजमेंट टीम के मेंबर ने जो काम किया प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के साथ कंप्लाई किया, लो रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लाई किया, जितना भी सिग्निफिकेंट मैटर उनके सामने आया उन्होंने वहां पे अपना उस मैटर को रेज किया फॉर फर्दर कंसिडरेशन, मतलब एंगेजमेंट पार्टनर के सामने उसको रखा गया। अगर कोई डिफिकल्टी आपको मिली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट तो आपने अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन ली। तो ये सारी डिस्कशन ऑलरेडी हो चुकी है कि एंगेजमेंट पार्टनर को ये रिव्यू करना पड़ता है। तो मैं रिव्यू प्रोसीजर के पॉइंट को नहीं पढ़ूंगी। अगर आपने क्वेश्चंस नहीं देखे तो लक्ष्य बैच का SQC1 जाके आप खोल के देख सकते हो, ये क्वेश्चन आपको अलग से मिल जाएगा। अच्छा, फर्दर इसने फिर प्रोफेशनल एथिक्स को कोट किया जो मैंने आपको बताया। सो फर्दर एज पर द कोड ऑफ एथिक्स ऑडिटर की प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब भी वो अपना काम किसी को डेलीगेट करता है तो उस काम को वो रिव्यू करेगा। सो इट सेज एज पर द ऑडिटर्स प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी when the auditor delegates the work to the assistant or uses the work which is performed by other auditor or expert, right, he will continue to be responsible for forming an expression of the opinion on the financial information। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी तो आप काम को रिव्यू करोगे। however he will be entitled to rely on the work performed by the other provided that he exercise the adequate skill and due care, राइट। तो मतलब आप ग्रोसली नेग्लिजेंट नहीं हो सकते इवन इफ यू आर यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर या ऑडिटर एक्सपर्ट या किसी को आप अपना काम डेलीगेट कर रहे हो तो आपको रिव्यू करना पड़ेगा। सो इस गिवन सर्कमस्टांस के भी अंदर जब सीए कुशाल सीए जिनके किए हुए काम के ऊपर उस रिपोर्ट के ऊपर साइन कर रहा है तो उसको भी ड्यू केयर को एक्सरसाइज करना चाहिए, वो ब्लाइंडली उसके ऊपर साइन नहीं कर सकता। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। Here also CA Kushal is allowed to sign the audit report though will be responsible for expressing the opinion। Ultimately responsibility फिर किसकी हो जाएगी, आपकी हो जाएगी। He may rely the work जो आपके CA जिन ने किया है provided that he exercise the adequate skill and due care and review the work performed by him। तो इसका मतलब जो CA कुशाल कर रहा है यहाँ पे कि बिना उसके काम को रिव्यू करे, बिना उसके काम को चेक करे आप रिपोर्ट के ऊपर साइन करो, इट इज प्रोफेशनल मिसकंडक्ट ऑल्सो। Are you getting me? So this is how you are going to write the answer of this question. It is a very good question to be very frank. Let's move forward to another question. ये क्वेश्चन है आपका ऐसे नंबर 505 का। अभी रिसेंटली क्लास डाली है ऐसे 505 के क्वेश्चंस की। ये क्वेश्चन भी आपको 505 के डिस्कशन में मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या है, आप ऑडिट कर रहे हो, एक कंपनी है लुक्स लिमिटेड, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। सीए आयुष जो इस कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर है उसने रिक्वेस्ट किया कि मैं कंफर्मेशन भेजूंगा किसको चेक करने के लिए, कुछ आपके ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस है उनको टेस्ट करने के लिए, ट्रेड पेबल के बैलेंस है उनको टेस्ट करने के लिए एज पर द प्रोविजन ऑफ एसए नंबर 505। ओके, सीए आयुष ने कंफर्मेशन भेजी है डेटर को फॉर अ बैलेंस ऑफ रुपीज 15,50,000। सो आपकी बैलेंस शीट के अंदर ट्रेड रिसीवेबल आ रहा होगा कोई
15,50,000 का उसका बैलेंस आउटस्टैंडिंग था। 6 महीने से ज्यादा ये 6 महीने से ज्यादा का टाइम पीरियड हो चुका है, ये पैसा आउटस्टैंडिंग है। Insisting him to respond directly to the auditor, confirming whether they agree or disagree with the balance stated। तो आपने कौन सी कंफर्मेशन भेजी? पॉजिटिव कंफर्मेशन भेजी है। आप कंफर्मिंग पार्टी को कह रहे हो कि आप मुझे कंफर्म करो, चाहे आप इस बैलेंस से अग्री करते हो या डिसअग्री करते हो। 505, ठीक है, पॉजिटिव कंफर्मेशन। दूसरा, उसने जो ट्रेड पेबल के बैलेंस को कंफर्म करने के लिए क्रेडिटर्स को कंफर्मेशन भेजी। वो कितने बैलेंस को कंफर्म करने के लिए भेजी? कोई क्रेडिटर था जिसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस था 13,25,000 रुपए का, इसको कंफर्म करने के लिए उसने कंफर्मेशन भेजी है। और कंफर्मेशन में वो क्या कह रहा है कि आपको सिर्फ तभी रिस्पॉन्ड करना है अगर आप इस बैलेंस से डिसअग्री करते हो। तो मैं कह सकती हूं ना कि ये जो कंफर्मेशन का नेचर है, इट इज इन द नेचर ऑफ नेगेटिव कंफर्मेशन। ये नेगेटिव कंफर्मेशन है। सीए आयुष को रिस्पॉन्स आता है इन दोनों ही कंफर्मेशन का इस फॉलोइंग मैनर में। नंबर 1, जो उसने पॉजिटिव कंफर्मेशन डेटर को भेजी थी तो उसका रिस्पॉन्स क्या आया कि हम तो आपको सिर्फ ओ करते हैं 14,90,000। मतलब ये कि कंपनी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर डेटर दिखा रही है 15,50,000 रुपए का, लेकिन सामने वाला बंदा कहता है कि हमें आपको इतना पैसा नहीं देना, हमें तो आपको सिर्फ 14,90,000 रुपए ही देना है। तो मतलब यहां पे जो रिस्पॉन्स आया कंफर्मेशन का, क्या वहां से एक एक्सेप्शन मिल गई? यस। तो आप मुझे बताओ, जब हमने 505 पढ़ा, मैंने आपको रिवाइज भी कराया लक्ष्य बैच के अंदर, हमने क्या देखा था वहां पे? हमने ये चीज देखी थी कि जब भी एक्सेप्शन मिलती है तो फिर आपको फर्दर टेस्टिंग करनी पड़ती है, रीजन अंडरस्टैंड करने पड़ते हैं, मैनेजमेंट से पूछना पड़ता है कि वो 14,90,000 रुपए क्यों कह रहा है और आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में 15,50,000 क्यों आ रहे, क्योंकि इट कुड बी अ केस कि यहाँ पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है। एंड क्रेडिटर्स ने कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। बेटा देखो, आप नेगेटिव कंफर्मेशन भेज रहे हो तो नेगेटिव कंफर्मेशन के अंदर क्रेडिटर तभी रिस्पॉन्ड करेगा, मतलब कंफर्मिंग पार्टी तभी रिस्पॉन्ड करेगी जब वो डिसअग्री कर रही है। तो आप अग्री कर रहे हो तो आप चुप हो, इसका मतलब आप जो जितना बैलेंस आप कह रहे हो बुक्स ऑफ अकाउंट में आउटस्टैंडिंग है, पेबल है 13,25,000 रुपए, सामने वाली पार्टी की बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर भी उतना ही पैसा आ रहा होगा। तो फिर आप आगे क्या करोगे? आगे कुछ नहीं करोगे, अभी आपका काम खत्म हो गया क्योंकि आपको एविडेंसेस मिल गए हैं। क्वेश्चन पूछता है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट सेंट बाय द ऑडिटर टू डेटर एंड क्रेडिटर। ये मैंने बता दिया, डेटर को जो आप कंफर्मेशन भेज रहे हो पॉजिटिव कंफर्मेशन है, क्रेडिटर्स को आपने जो कंफर्मेशन भेजी नेगेटिव कंफर्मेशन है। ऑल्सो दूसरा क्वेश्चन क्या है? डिस्कस द कोर्स ऑफ एक्शन ऑडिटर शुड टेक फॉर द डिस्क्रिपेंसी इन कंफर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द डेटर। ये भी मैंने बताया कि डेटर से जो जवाब आ रहा है वहां पे एक्सेप्शन है, तो आप अभी फर्दर टेस्टिंग करोगे, रीजन अंडरस्टैंड करोगे। एंड जो क्रेडिटर से जवाब नहीं आया उस पर आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं होगा, हमें एविडेंसेस मिल चुके हैं तो हम आगे कुछ भी काम नहीं करेंगे। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट दी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं पूरा आंसर नहीं पढ़ूंगी लेकिन मैं आपको रिकंसाइल करा देती हूँ। उसने बताया कि पॉजिटिव कंफर्मेशन आपने डेटर को भेजी तो पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट का उसने डेफिनेशन दिया, फिर एक्सेप्शन मिली आपको, तो एक्सेप्शन के केस में आपको आगे क्या करना है उसको मैं पढ़ूंगी, देखना। इन द गिवन सिचुएशन ऑडिटर ने जब पॉजिटिव कंफर्मेशन भेजी डेटर को 15,50,000 रुपए का बैलेंस कंफर्म करने के लिए, तो डेटर ने उसको क्या बोला? 14,90,000 रुपए ही हैं जो हम आपको ओ करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे एक्सेप्शन मिल गई। तो अभी ऑडिटर को फर्दर इसको टेस्ट करना पड़ेगा, इवेल्युएट करना पड़ेगा। क्या करने के लिए बेटा? ये जानने के लिए कि आपकी इस एक्सेप्शन की वजह से कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट हुई या नहीं हुई, क्योंकि आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं एज पर एसए नंबर 500. So company should ask to investigate and reconcile the discrepancy indicated by the confirming party. तो आप मैनेजमेंट से इंक्वायरी करोगे, बोलोगे उसको कि आप इसकी रिकंसिलिएशन बना के दो, ये 60,000 का जो डिफरेंस आ रहा है किस रीजन की वजह से ये डिफरेंस आ रहा है। और जो नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट है जो आपने क्रेडिटर्स को भेजी वहां पे आपको कुछ नहीं करना। दस ऑडिटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू टेक एनी एक्शन इन द केस। क्यों? क्योंकि अगर क्रेडिटर का रिस्पॉन्स नहीं आता है इसका मतलब क्रेडिटर अग्री कर रहा है, तभी तो वो चुप है, क्योंकि उसको रिस्पॉन्ड तभी करना था जब वो डिसअग्री कर रहा है। तो आपको एविडेंसेस मिल गया इस पर एसए नंबर 500, तो आप अपना काम यहाँ पे रोक सकते हो। इट इज एज सिंपल एज दैट। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है 505 का। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 11। कहता है उदित एंड कंपनी स्टैट्यूटरी ऑडिटर है एक कंपनी के जिसका नाम है फन जर्नी लिमिटेड। कंपनी इज इंगेज्ड इन द टूर्स एंड ट्रेवल बिजनेस। ओके, कंपनी का एनुअल टर्नओवर कितने का बताओ? 1200 करोड़ रुपए का। कंपनी प्रॉफिट कितना अर्न कर रही है? 150 करोड़ रुपीज का। जब आप प्लानिंग कर रहे थे ऑडिटर डिस्कस द रिक्वायरमेंट ऑफ WR, तो फटाफट बताइए क्वेश्चन कहां से आ रहा है? 580 से आ रहा है। ओके, आप ना मैनेजमेंट से WR ले रहे हो इन दो चीजों को लेकर। बेटा बिल्कुल सही जा रहे हो, ये मैंडेटरी होता है, आपको राइटिंग के अंदर ये WR लेनी पड़ती है मैनेजमेंट से कि मैनेजमेंट ने ऑडिटर को रेलिवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी है,
जो उसको प्रोवाइड करानी थी, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस प्रोवाइड कराई है एज पर द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, राइट। और जितना भी ट्रांजेक्शन आपको रिकॉर्ड करना चाहिए था, आपने उसको अप्रोप्रिएटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्ड कर दिया है। इसको हमने क्लासेस के अंदर कैसे बोला, कंप्लीटनेस को लेकर मैनेजमेंट से ऑडिटर डब्ल्यूआर लेता है, तो आपने बिल्कुल सही किया। जब ऑडिट कंप्लीट होने वाली थी, नियर द एंड ऑफ द कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, द ऑडिटर डिसअग्रीड with the management on one of the matters including need of written representation contending that verbal confirmation given during the audit should be sufficient। तो किसी मैटर को लेकर यहाँ पे कुछ इनका डिस्कशन चल रहा है एंड ऑडिटर ये कंटेंड कर रहा है कि कोई तो मैटर है जिसके रिलेशन में अगर आप ओरल डब्ल्यूआर भी दोगे तो भी चलेगा। अभी मैटर क्या है, अभी उसको हमने डिस्कस नहीं किया है, क्वेश्चन जब नीचे आएगा तब देखेंगे। द सेपरेट रिटन रिप्रेजेंटेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, कहता है कि आपको दोबारा से फिर डब्ल्यूआर देने की जरूरत नहीं राइटिंग के अंदर, अगर आपने इस मैटर को लेकर ओरल डब्ल्यूआर दे दी है तो। उदित एंड कंपनी हाउएवर एक्सप्लेन्ड दैट अंडर एसए नंबर 580, ओके सॉरी, मैनेजमेंट ये कंटेंट कर रही है कि ओरल रिप्रेजेंटेशन इज सफिशिएंट, लेकिन ऑडिटर को लगता है, उदित एंड कंपनी इज योर ऑडिटर, उनको लगता है कि एज पर दी एसए नंबर 580 उनको फॉर्मल रिटर्न स्टेटमेंट लेनी चाहिए मैनेजमेंट से, वो मैंडेटरी है। देखो वो डिपेंड करेगा आप किस मैटर की डिस्कशन कर रहे हो, तो इन्होंने अभी तक मैटर तो बताया नहीं। फन जर्नी लिमिटेड रिफ्यूज टू प्रोवाइड अ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेटर डिस्पाइट द ऑडिटर सेवरल रिक्वेस्ट, तो आप डब्ल्यूआर नहीं दे रहे हो। तो अगर डब्ल्यूआर लेना मैंडेटरी था उस मैटर को लेकर एज पर एसए नंबर 580 और आपने डब्ल्यूआर देने से मना कर दिया, तो आप मेरी बात मान के चलो आपको अपने रिपोर्ट को मॉडिफाई करना पड़ेगा एज पर एसए नंबर 705। ये भी हम 580 के अंदर पढ़ते हैं क्योंकि फिर ऑडिटर को सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिले हैं। क्वेश्चन क्या है, इधर आ जाओ। वेदर द कंटेंशन ऑफ ऑडिटर फॉर सीकिंग द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेटर इज जस्टिफाइड, यस इट इज जस्टिफाइड। आपको यहाँ पे एसए नंबर 580 की कोर प्रोविजन लिखनी है, इन दो चीजों को लेकर आप डब्ल्यूआर लोगे, ये मैंडेटरी है। कम टू द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11, कहता है एज पर एसए नंबर 580 ऑडिटर रिक्वेस्ट करेगा, शेल है मैनेजमेंट से, मुझे डब्ल्यूआर दो कि आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर दिया है, कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एंड आप डब्ल्यूआर लो मैनेजमेंट से कि उसने ऑडिटर को रेलिवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी है, एक्सेस प्रोवाइड करा दी है, इसके साथ साथ जितना भी ट्रांजैक्शन उसको रिकॉर्ड करना चाहिए था वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर शो हो रहा है, मतलब कंप्लीटनेस को लेकर आप डब्ल्यूआर ले रहे हो। सो क्या ये मैं कह सकती हूँ कि जो ऑडिटर कह रहा है कि मुझे डब्ल्यूआर लेनी है और राइटिंग के अंदर डब्ल्यूआर लेनी है, यस। क्या कंटेंशन ठीक है, यस, कंटेंशन ऑफ द ऑडिटर इज राइट इन द लाइट ऑफ प्रोविजन ऑफ एसए नंबर 580। दूसरा पॉइंट क्या है, लेट्स सी। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट शुड बी द फॉर्म ऑफ सच रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। डब्ल्यूआर आप लेते हो इन द फॉर्म ऑफ अ रिप्रेजेंटेशन लेटर, ये भी हम पढ़ते हैं 580 के अंदर। सो डब्ल्यूआर शेल बी इन द फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन लेटर, जो किसको एड्रेस्ड होगा, ऑडिटर को। लेकिन इसकी एक्सेप्शन है, ये भी हमने 580 के अंदर देखी हुई है कि अगर जिन मैटर्स को लेकर ऑडिटर डब्ल्यूआर लेना चाहता है, लॉ रेगुलेशन रिक्वायर्स द मैनेजमेंट टू मेक अ पब्लिक स्टेटमेंट अबाउट दोज मैटर। जैसे कि अगर आप एक पीएसयू की ऑडिट करने के लिए गए, फॉर एग्जांपल, अभी वो पीएसयू की ऑडिट कर रहे हो, तो उस पीएसयू के ऊपर जो भी लॉ रेगुलेशन एप्लीकेबल होता है, मैंडेटरी है कि पीएसयू अपनी वेबसाइट के ऊपर अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर वहां पे लिस्ट डाउन करेगी। तो आपको दोबारा से उन सारे मैटर को लेकर डब्ल्यूआर नहीं लेनी है। तो ये एक्सेप्शन है कि वैसे तो आप डब्ल्यूआर लोगे, बट इफ लॉ रेगुलेशन रिक्वायर्स द मैनेजमेंट टू मेक अ रिटन पब्लिक स्टेटमेंट अबाउट इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या बोला, रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग व्हाट, मेकिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देन द ऑडिटर में डिटरमाइन कि जो स्टेटमेंट आपने ऑलरेडी दे दी है पब्लिक के फोरम में जो ऑलरेडी अवेलेबल है, वो दोबारा से आप डब्ल्यूआर ना लो। सो ऑडिटर में डिटरमाइन दैट सच स्टेटमेंट प्रोवाइड सम और ऑल ऑफ द रिप्रेजेंटेशन रिक्वायर्ड, रेलिवेंट मैटर्स कवर्ड बाय सच पब्लिक स्टेटमेंट में नोट नीड टू बी इंक्लूडेड इन द रिप्रेजेंटेशन लेटर। ठीक है, आगे चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन, हाउ शुड द ऑडिटर प्रोसीड इफ द मैनेजमेंट रिफ्यूज टू प्रोवाइड द डब्ल्यूआर। तो आपको ये लगता है ना कि डब्ल्यूआर लेना मैंडेटरी है, यस, मैनेजमेंट डब्ल्यूआर नहीं दे रही, तो मतलब आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहे, तो आपको देखना पड़ेगा एज पर एसए नंबर 705 इसका इंपैक्ट आपकी रिपोर्ट के ऊपर क्या आ रहा है। मतलब या तो आप अपनी रिपोर्ट को क्वालिफाई करोगे या डिस्क्लेमर इशू करोगे। देख लेते हैं, कहता है एज पर एसए नंबर 580 अगर मैनेजमेंट आपको डब्ल्यूआर नहीं देती है, सबसे पहले मैटर को डिस्कस करो, ये प्रोविजन लिखा पूरा विद द मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी, और उनकी इंटीग्रिटी को रीइवैल्यूएट करो। अच्छा, रीइवैल्यूएट करो मतलब क्या, क्योंकि आपने इनिशियली इनकी इंटीग्रिटी को इवैल्यूएट तब किया होगा जब आपने इनको एक्सेप्टेंस दी।
लेकिन अगर मैनेजमेंट आपको WR देने से मना करे, इसका मतलब उसकी ऑनेस्टी के ऊपर क्वेश्चन मार्क अराइज हो रहा है. सो यू विल री इवेल्युएट द इंटीग्रिटी ऑफ द मैनेजमेंट कि मैनेजमेंट ऑनेस्ट है या नहीं. एंड आप ये भी इवेल्युएट करोगे कि क्या जो ऑलरेडी WR मैनेजमेंट दे चुकी है और मैटर को लेकर उसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो. And evaluate the effect this may have on the reliability of the representation which is already given by the management in respect of other matter. Apart from that, जो ऑडिट एविडेंसेस आपने जनरली ऑब्टेन करे उनकी रिलायबिलिटी के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क अराइज हो जाएगा. एंड ऑडिट एविडेंस इन जनरल, इसका मतलब क्या, बाकी कोई और प्रोसीजर परफॉर्म करके जो आपको एविडेंस मिले हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे डाउट किसके ऊपर आ गया, इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर. And then you will take the appropriate action including determining the effect it may have on the auditor's report, possible effect as per SA number 705. तो आप appropriate action लोगे. अप्रोप्रिएट एक्शन के अंदर यहाँ पे विदड्रॉल भी आ सकता है. आपको पता है, जब अगर ऑडिटर को ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क अराइज हो गया, तो आप विदड्रॉल करने का सोचते हो. और जहां पे विदड्रॉल लीगली परमिटेड नहीं है, वहां पे फिर आप बोलोगे कि मैं क्वालिफाइड ओपिनियन दूंगा या तो फिर मैं डिस्क्लेमर इशू करूंगा, एज द केस मे बी. ये नीचे यहाँ पे आप पढ़ सकते हो जाके. आर यू गेटिंग मी? सो अगेन अ क्वेश्चन जो आपके ऐसे नंबर 580 से डायरेक्टली बुक से बनेगा, हमारे क्वेश्चन बैंक से बनेगा. और कोई भी अगर आप इंस्टीट्यूट का मटेरियल फॉलो कर रहे हो, अगर आपने सारे स्टैंडर्ड पढ़े हैं, तो क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. आगे बढ़ेंगे टू अनदर क्वेश्चन. ये क्वेश्चन कारों के ऊपर है. अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. एक कंपनी है जिसका नाम है रेलन लिमिटेड. टर्नओवर कितनी कंपनी की? टर्नओवर है 650 करोड़ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2023-24. आउटस्टैंडिंग ड्यूज टुवर्ड्स द इनकम टैक्स अथॉरिटी 15 लाख के हैं. बेटा 15 लाख के ड्यूज आउटस्टैंडिंग है जुलाई 2023 से, और अभी 31 मार्च 2024 को भी आउटस्टैंडिंग है. तो मतलब 180 दिन से ज्यादा का टाइम हो चुका है, ये ड्यूज आउटस्टैंडिंग है. जब ऑडिटर ने इंक्वायरी करी मैनेजमेंट से, तो कंपनी की मैनेजमेंट ने बोला, ध्यान से देखना क्या कह रहा है, कंपनी की मैनेजमेंट ने बोला कि उन्होंने ऑब्जेक्शन लेटर फाइल किया है फॉर द सेट डिमांड विद द इनकम टैक्स अथॉरिटी. सो बेसिकली क्या है कि इनकम टैक्स अथॉरिटी ने डिमांड भेजी होगी कि आपके ये इतना ड्यूज आउटस्टैंडिंग है, मुझे पे कर दो. आप डिमांड के अगेंस्ट अपील में नहीं गए, आपने कोई केस नहीं डाला, आपने खाली क्या बोला, ऑब्जेक्शन लेटर फाइल किया है. अच्छा, हाउएवर नो रिस्पॉन्स इज रिसीव्ड फ्रॉम द डिपार्टमेंट, कोई जवाब नहीं आया. तो बताओ कारों में रिपोर्टिंग होगी? यस, कारों में रिपोर्टिंग होगी. बट क्वेश्चन ये है, कारों में रिपोर्टिंग किधर होगी? मतलब पैरा नंबर 3 के क्लोज नंबर 7 में रिपोर्टिंग होगी, बट ए में होगी या बी में होगी? पहले तो ये बताओ, ये डिस्प्यूटेड है या अनडिस्प्यूटेड है? ये डिस्प्यूटेड नहीं है. दिस इज अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज, तो ये ए में रिपोर्टिंग होगी. ऐसा क्यों? क्योंकि आपने खाली ऑब्जेक्शन डालना, एक खाली रिप्रेजेंटेशन करने का मतलब ये नहीं होता है कि डिस्प्यूट चालू हो गया है. ये लाइन भी आप पढ़ते हो जब आप कारों की रिपोर्टिंग के प्रोविजंस देखते हो. तो इस क्वेश्चन का आंसर यही बनेगा. इधर आ जाओ, देखो इसने क्या बोला है, ऑडिटर को रिपोर्ट करना है बेटा एज पर पैरा 3 क्लोज 7 ए के अंदर. ठीक है, सो ऑडिटर को ए के अंदर इसकी रिपोर्टिंग होगी, क्योंकि जो आपकी ड्यूज है वो आउटस्टैंडिंग है बैलेंस शीट डेट के ऊपर फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 180 डेज, 6 मंथ से ज्यादा के आउटस्टैंडिंग है. तो आप क्या यहाँ पे इंडिकेट करोगे? आप यहाँ पे अमाउंट आउटस्टैंडिंग आपको इंडिकेट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आपको फोरम की डिस्कशन यहाँ पे नहीं होगी. फिर कहता है कि एज पर दी पैरा 3 क्लोज 7 के बी के अकॉर्डिंग आप कब रिपोर्ट करते हो? जब डिस्प्यूटेड ड्यूज है. तो अगर डिस्प्यूटेड ड्यूज है तो आप ये भी बताते हो कि क्या डिस्प्यूट है, क्या आप इनको डिपॉजिट नहीं कर रहे हो ऑन अकाउंट ऑफ डिस्प्यूट, कौन से फोरम के अंदर ये कोर्ट पेंडिंग है, राइट, कितना अमाउंट डिस्प्यूट के अंदर इन्वॉल्व है, ये आप बताओगे. लेकिन जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो यही है, क्योंकि ऊपर तो इसने प्रोविजन लिखी खाली कारों की. इंपॉर्टेंट क्या है कि खाली एक रिप्रेजेंटेशन करना डिपार्टमेंट को, आप उसको डिस्प्यूट नहीं मान लेते. कंक्लूजन पे आ जाओ. देयरफॉर ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द सेम अंडर द क्लोज नंबर 7 पैरा 3 ए के अंदर इसकी रिपोर्टिंग होगी. ये मैं कहना चाह रही हूँ. तो इसके आंसर की प्रेजेंटेशन मैंने पूरी नहीं पढ़ी है क्योंकि टाइम लगेगा, बट आपको लिखना क्या है, आपको सबसे पहले पैरा 3 क्लोज 7 ए और बी दोनों की प्रोविजन लिखनी है. फिर आपको ये बात लिखनी है, खाली एक रिप्रेजेंटेशन करना डिस्प्यूट नहीं बनता. देयरफॉर यहाँ पे डिस्प्यूटेड ड्यूज की डिस्कशन ही हो रही है, तो रिपोर्टिंग बी में नहीं होगी, रिपोर्टिंग ए में होगी. मेरे पास टाइम की लिमिटेशन है, नहीं तो मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगी इसको, बट ज्यादा लंबी डिस्कशन है तो फिर कोई सेंस नहीं बनती अगर आपको प्रोविजन आती है तो. चलो आगे चलते हैं. ड्यूरिंग द ऑडिट, ये क्वेश्चन भी क्लास के अंदर डिस्कस हो चुका है. आप ऑडिट कर रहे हो, सीए कुणाल को फिजिकल वेरिफिकेशन, सीए कुणाल को पता लगा कि फिजिकल वेरिफिकेशन जो कंपनी ने कंडक्ट करी है
वो रेगुलर इंटरवल पे करती है। तो क्या आपको ये देखना पड़ता है पैरा नंबर 3 के क्लोज नंबर 2 के अकॉर्डिंग? यस, कि क्या आपकी कंपनी की मैनेजमेंट रेगुलर इंटरवल के ऊपर अपनी इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन कर रही है? यस। तो आपने चेक किया तो आपको पता लगा कि हाँ, रेगुलर इंटरवल के ऊपर फिजिकल वेरिफिकेशन होती है। और नीचे समरी दी हुई है जो भी डिस्क्रिपेंसी मिली। तो अगर मैं प्रोविजन के अकॉर्डिंग जाती हूँ कारों की, तो वहां पे लिखा हुआ है कंपनी का ऑडिटर कारों के अंदर रिपोर्ट करता है डिस्क्रिपेंसी को लेकर, अगर डिस्क्रिपेंसी फॉर ईच काइंड ऑफ इन्वेंट्री अगर वो 10% या उससे ज्यादा की है, तो आप डिस्क्रिपेंसी यहाँ पे निकाल लो कि रॉ मटेरियल वाली डिस्क्रिपेंसी कितने की बनती है, डब्ल्यूआईपी की डिस्क्रिपेंसी का परसेंटेज कितना बनता है, इसका कितना बनता है। अगर ये 10% या उससे ज्यादा का है तो इसकी कारों में रिपोर्टिंग हो जाएगी। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट द आंसर। इधर आ जाते हैं। एज पर पैरा 3, राइट, पैरा 3 क्लोज नंबर 2 कारो क्या कहता है, ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट कि क्या कोई डिस्क्रिपेंसी मिली है 10% या उससे ज्यादा की इन एग्रीगेट, हर एक क्लास ऑफ इन्वेंट्री के लिए देखते हो, मतलब आपको टोटल का डिस्क्रिपेंसी नहीं देखना, आपको यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस 10% या उससे ज्यादा का ये नहीं देखना, फॉर ईच क्लास ऑफ इन्वेंट्री आप डिस्क्रिपेंसी देखोगे, और अगर 10% या उससे ज्यादा की है तो रिपोर्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे 1.72% का चेंज आ रहा है, ये रिपोर्ट नहीं होगा, ये रिपोर्ट नहीं होगा, ये रिपोर्ट होगा और ये रिपोर्ट होगा। Since the discrepancy in the value of finished good कितना आ रहा है 11.6% एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स की डिस्क्रिपेंसी कितनी है 18.18%, जो एक्सीड करती है 10% की थ्रेशोल्ड जो मटीरियलिटी गिवन है आपकी कारों की रिपोर्टिंग में। देयरफॉर ये दोनों को लेकर कारों में रिपोर्ट करेगा ऑडिटर। सो अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन है आपका रिलेटेड सर्विसेज एसआरएस से चैप्टर नंबर 9 से। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्टली क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएगा। कंपाइलेशन इंगेजमेंट एक इंगेजमेंट है, एसआरएस की बात कर रही है। कंपाइलेशन इंगेजमेंट एक इंगेजमेंट है, 4410 एप्लीकेबल होता है, जहां पे प्रैक्टिशनर अप्लाई करता है अकाउंटिंग और अपनी फाइनेंशियल एक्सपर्टीज को टू असिस्ट द मैनेजमेंट इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन, दैट मींस इन द कंपाइलेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द एंटिटी एज पर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। यस, एंड उसके बाद उसको रिपोर्ट इशू करनी पड़ती है एज पर द प्रोविजन ऑफ एसआरएस 4410। डेफिनेटली इसने क्या बोला है, जो भी ऑब्जेक्टिव सेट किया है प्रैक्टिशनर के ऊपर बाय द स्टैंडर्ड। क्वेश्चन देखो क्या है, मैंने क्लास में बोला था ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर व्हाट पर्पस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की कंपाइलेशन मैनेजमेंट करवा सकती है। तो दो कैटेगरी के अंदर हमने इसको बांटा था, रेगुलेटरी एंड नॉन रेगुलेटरी पर्पसेस। फिर नॉन रेगुलेटरी पर्पसेस में भी तीन चीजें आई थी। रेगुलेटरी फाइलिंग मतलब क्या, जो आपको पीरियोडिक फाइलिंग करनी पड़ती है, उसके लिए आप कंपाइलेशन कराते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, राइट। और जहां पे आपको पीरियोडिक फाइलिंग नहीं करनी है वहां पे भी आप अपनी इंटरनल पर्पस के लिए, मर्जर एक्विजिशन के लिए, आपको बैंक से लोन लेना है तो आप कंपाइलेशन करा सकते हो। तो यही आपको यहाँ पे लिखना है। दूसरा पॉइंट क्या, ब्रीफली डिस्कस द एलिमेंट ऑफ प्रैक्टिशनर रिपोर्ट। बेटा ये तो हमने इतना डिटेल में डिस्कस किया था, मैं बता नहीं सकती। कंपाइलेशन रिपोर्ट से मैंने आपको समझाया था, देखो कि कैसे कैसे आप अपना रिपोर्ट के एलिमेंट बनाते हो। तो ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन आपको आपकी बुक से मिल जाएगा। आप जाओगे एसआरएस 4410 खोलोगे, वहां पे दो कैटेगरी आपको मिल जाएंगी कि कंपाइलेशन आप इसलिए कराते हो ताकि मैंडेटरी पीरियोडिक फाइलिंग रिपोर्टिंग की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको आप कंप्लाई कर पाओ। जैसे कि कंपनीज के केस में आपको आरओसी को फाइलिंग करनी है तो इसलिए आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए तो आप कंपाइलेशन करा रहे हो, या फिर कुछ अदर पर्पसेस के लिए भी आप कंपाइलेशन करा सकते हो। इसमें तीन एग्जांपल थे जो हमने पढ़े थे। मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी इंटरनल पर्पसेस के लिए कंपाइलेशन करवा रही है, या फिर आपको लोन लेना है इसलिए आप कंपाइलेशन करवा रहे हो, या फिर कोई ट्रांजैक्शनल पर्पसेस के लिए आप कंपाइलेशन करवा रहे हो, मर्जर एक्विजिशन आप कर रहे हो तो भी आप कंपाइलेशन करवा सकते हो। प्रैक्टिशनर की रिपोर्ट के एलिमेंट क्या होंगे ये मैं आपके ऊपर सेल्फ छोड़ रही हूँ क्योंकि इसको डिस्कस करने में टाइम लग जाएगा। यूट्यूब के ऊपर रिवीजन क्लासेस एसआरएस 4410 की मैराथन की फॉर्म में आपकी ऑलरेडी अवेलेबल है, आप वहां पे जाके देख सकते हो। आई वुड लाइक टू बिलीव कि आपने जहां से भी क्लास ली तो आपके टीचर ने भी ये फॉर्मेट आपको दिखाया होगा, नहीं तो आप जाओगे प्रोनाउंसमेंट खोलोगे तो ये फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। ये फॉर्मेट दिखाने का रीजन क्या है कि अभी आपके सिलेबस के अंदर बहुत सारी रिपोर्टिंग है, तो जब आप रिपोर्ट को एक एनेक्जर के साथ पढ़ते हो कि कैसे ये दिखाई देगा जब मैं रिपोर्ट बनाने के लिए जाऊंगा, तो फिर इजी हो जाता है आपके लिए एलिमेंट को याद करना। ओके, सो मैं एलिमेंट को डिस्कस नहीं कर रही, इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। आगे चलेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर टाइम लगा के कोई फायदा नहीं है। ओके, आपको समझ में आ गया क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या, आपको कंसेप्ट आता है तो आप इजिली उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 14। यूवी एक फाइनेंस मैनेजर एक कंपनी का जिसका नाम है डीसीबी लिमिटेड, और उसको ना फाइनेंस मैनेजर को एक टेक्स्ट मैसेज आता है उसके मोबाइल फोन के ऊपर, और मैसेज दिखाई दे रहा है
कमिंग फ्रॉम अ बैंक, मान लेते हैं HDFC बैंक से। मैसेज में क्या लिखा हुआ है, डियर कस्टमर, आपके अकाउंट को हमने सस्पेंड कर दिया है क्योंकि कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी अकाउंट में हो रही थी। अगर आप अपना अकाउंट को रीएक्टिवेट करना चाहते हो तो इस लिंक के ऊपर क्लिक करो। अगर आपने 24 घंटे के अंदर इस लिंक के ऊपर क्लिक नहीं किया तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। थैंक यू फॉर बैंकिंग विद अस, ऐसा एक लिंक आया, उसके पास मैसेज आया। यूवी को टेंशन होगी अपनी बैंक की सिक्योरिटी को लेकर। आप ये बताओ किस टाइप का फिशिंग साइबर अटैक यूवी विक्टिम बना है। अगर उसने लिंक के ऊपर क्लिक किया है तो उसके ऊपर कौन सा साइबर अटैक हुआ है, तो सिंपल सी बात है, मैसेज आया ना, तो स्मिशिंग आप इसे कहते हो। ऑल्सो अदर टाइप के फिशिंग अटैक भी आप एक्सप्लेन करो। डायरेक्टली आप बुक के अंदर जाओगे, आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा चैप्टर नंबर 12 के अंदर। तो यहाँ पे किस टाइप के अटैक की बात हो रही है, स्मिशिंग की। बाकी और क्या होते हैं, बाकी आपके विशिंग होते हैं, बाकी आपके वेलिंग होते हैं, ठीक है। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। देखो एक बार मैं थोड़ा सा हल्का सा ओवरव्यू दे देती हूँ। दिस टाइप ऑफ द फिशिंग साइबर अटैक जिसके विक्टिम आपका यूवी बना है, दैट इज स्मिशिंग। स्मिशिंग क्या, SMS आया। तो आपको एक टेक्स्ट मैसेज आया एंड जब आप उस टेक्स्ट मैसेज को पढ़ रहे हो तो आपको लगता है कि एक रेप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन से आ रहा है, जेन्युइन सोर्सेज से आ रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। और इनका रीजन क्या होता है, आपसे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन निकलवाना, क्रेडेंशियल लेना। ये अदर टाइप के साइबर अटैक क्या हो सकते हैं फिशिंग के, जैसे कि स्पीयर फिशिंग, ओके, जैसे कि वेलिंग, जैसे कि विशिंग। स्पीयर फिशिंग में क्या होता है, मेल आते हैं आपको, राइट। और वेलिंग में भी कुछ ऐसा ही होता है, बट ये वाले जो वेलिंग के अंदर जो टारगेट होता है वो सीनियर मैनेजमेंट के, जो सी लेवल के एग्जीक्यूटिव होते हैं, उनको टारगेट किया जाता है। एंड व्हाट अबाउट विशिंग, कॉल के थ्रू कोई फ्रॉड हो रहा है, ठीक है, तो वो आपका विशिंग बन जाएगा। सो ये आपके अदर टाइप के फिशिंग अटैक है जो हो सकते हैं। सो ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली कहां से बन रहा है, चैप्टर नंबर 12 से बन रहा है। मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ इन सारे अटैक को अगेन, क्योंकि डिस्कस अगर मैंने किया तो टाइम लगेगा। बट अगर आप अपनी बुक खोलोगे, चैप्टर नंबर 12 खोलोगे, आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स वहां पे मिल जाएंगे। मैंने वो क्वेश्चन डिस्कस करे जो स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है, जहां पे मुझे लगता है कि चीजें थोड़ा सा डिस्कस करनी चाहिए, या कारो का कंसेप्ट है या MCQ का कंसेप्ट है। बाकी जो क्वेश्चन डायरेक्टली बनते हैं, RTP का पर्पस होता है कि आपको क्वेश्चन समझाना कि ऐसा क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछ रहा है। चलो आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी ऐसे नंबर 600 जब हमने टेकअप किया वहां पे डिस्कस हो चुका है। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम ग्रुप ऑडिट, चैप्टर नंबर 13। एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है जिसका नाम है एडविक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। अच्छा, कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 1 करोड़ रुपए की है। कंपनी की सब्सिडरी है, कंपनी इट हैज अ सब्सिडरी इन्वेस्टर फंड मैनेजमेंट लिमिटेड, ओके। मेजर बिजनेस क्या है इस कंपनी का, कि ये पुल करती है मनी फ्रॉम द इन्वेस्टर। ऑल्दो इसके नाम से पढ़ के हमने नहीं देखना है कि ये इन्वेस्टमेंट कंपनी है या नहीं, हमें इसकी एक्टिविटी को समझना है। तो इसकी एक्टिविटी जब मैं देख रही हूँ तो इसकी एक्टिविटी क्या है, इन्वेस्टर से फंड पुल करना कलेक्टिव बेसिस पे, फिर जो इन्वेस्टर से फंड मिला उसको इन्वेस्ट करना डिफरेंट डिफरेंट फंड के अंदर, वहां से जो इनकम हो रही है उसको बांटना इन्वेस्टर के बीच में। तो ये काम किसका होता है, एक इन्वेस्टमेंट कंपनी का। द कंपनी पुल्ड ₹10 करोड़ फ्रॉम द नंबर ऑफ क्लाइंट, 10 करोड़ उसने कलेक्ट किया, जो कंपनी का शेयर होल्डर है बेसिकली। एंड जब आप इस कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट की ऑडिट कर रहे थे, सीए चिराग ने ऑब्जर्व किया कि the whole amount of ₹12 crore pulled has been invested in the shares and debenture of various company, and जो भी प्रॉफिट इसने अर्न किया इन दी एप्रिसिएशन ऑफ प्राइसेस, जो भी आपको कैपिटल एप्रिसिएशन हुई, आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है टू दी वेरियस शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। जब आप ना इन्वेस्टमेंट कंपनी की डेफिनेशन देखने के लिए जाते हो, जिसको हमने चैप्टर नंबर 13 के अंदर पढ़ा है, इन्वेस्टमेंट कंपनी की डेफिनेशन यही होती है। सो दिस इज शॉर्ट एन इन्वेस्टमेंट कंपनी। अभी इन्वेस्टमेंट कंपनी का मतलब इतना हम इसके ऊपर क्यों फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इंडेक्स 110 कहता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कंपनी की बात करोगे ना, तो इन्वेस्टमेंट कंपनी इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द कंसोलिडेशन। सो भले ही यहाँ पे आपकी जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है इसकी एक सबसी कंपनी है, तो इसको कंसोलिडेशन नहीं करनी है। परफॉर्मेंस ऑफ ऑल ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट इज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू बेसिस। यस, बिल्कुल ठीक कर है, आपको कंसोलिडेशन नहीं करनी, आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट है फेयर वैल्यू बेसिस के ऊपर आप उसकी काउंटिंग करो। नाउ सीए चिराग रेज्ड अ इशू कि जब वो ऑडिट कर रहा है इस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, कि क्या इसको कंसोलिडेशन करनी चाहिए एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 129 सबसेक्शन नंबर 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। क्वेश्चन का आंसर है नहीं। आप अपना ओपिनियन दो, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आंसर कैसे लिखोगे, सबसे पहले एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 129 सबसेक्शन नंबर 3 प्रोविजन लिख दो कि किन किन कंपनीज को कंसोलिडेशन करने की जरूरत है, ठीक है, ये इसने प्रोविजन लिखी। फिर उसके बाद रूल नंबर 6 की इसने रेफरेंस भी दी हुई है यहाँ पे कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपना ऑर्डर पास करके किसी भी क्लास ऑफ कंपनीज को एग्जम्प्ट कर सकती है फ्रॉम सच कंसोलिडेशन, राइट। एंड
यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एंटिटी की डेफिनेशन दी गई है और इन्वेस्टमेंट एंटिटी को एग्जम्प्ट किया गया है फ्रॉम द कंसोलिडेशन। तो एज पर द प्रोविजन ऑफ इंड एस 110, ये जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है इसको कंसोलिडेशन करने की जरूरत नहीं होती है, और एज पर इंड एस 110 ये अपनी जो इन्वेस्टमेंट शो करेगी फेयर वैल्यू के ऊपर शो करेगी। सो अगर मैं इन सारी प्रोविजन को देखती हूं तो बिल्कुल सही है, अगर ये कंसोलिडेशन नहीं कर रहे हैं तो। इट इज दैट सिंपल क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पे जो भी मैंने डिस्कशन किया खाली वो पढ़ के इंग्लिश में लिखना है और कुछ नहीं। चलो आगे बढ़ेंगे। मेरे हिसाब से इट इज अ गुड क्वेश्चन। अभी यहाँ पे 4-5 पॉइंट के ऊपर डिस्कशन हो रही है। एक पॉइंट मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये वाला। यहाँ पे थोड़ा सा आपको इश्यू आ सकता है, बाकी तो सारे पॉइंट आपको इजीली क्रैक हो जाएंगे अगर आपने बैंक ऑडिट का चैप्टर पढ़ा है तो। देखो क्वेश्चन क्या है। नूतन एंड कंपनी को अपॉइंट किया जा रहा है एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ अ बैंक जिसका नाम है जोई बैंक लिमिटेड, जो एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है। आरबीआई के पास ये रजिस्टर्ड है। मिस्टर चहल एंगेजमेंट पार्टनर है आपका इस एंगेजमेंट का। वाइल परफॉर्मिंग द ऑडिट एज पर द चेकलिस्ट, तो आपने चेकलिस्ट बनाई होगी, ठीक है, एंड आप उस चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग काम कर रहे थे। नोटेड डाउन द फॉलोइंग पॉइंट, चेकलिस्ट के अंदर ये बातें लिखी हुई हैं कि हम ये चीजें चेक करेंगे। विच वुड बी द पार्ट ऑफ ऑडिट क्वेरी एज टेबुलेटेड बिलो, तो ये सारी चेकलिस्ट आप बना के आपके बैंक की मैनेजमेंट से पूछोगे और इसके चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। ओके क्वेश्चन, प्लीज प्रोवाइड द रीजन ड्यू टू विच सच क्वेरी वुड हैव बीन रेज्ड बाय मिस्टर चहल। बताओ कि ऐसा आप क्यों इन क्वेरी को क्यों रेज करो जो यहाँ पे ऊपर टेबल के अंदर लिखी हुई हैं। एंड ऑल्सो डिस्क्राइब कि मिस्टर चहल यहाँ पे क्या एक्शन ले सकता है। डिस्क्राइब द एक्शन दैट मे बी टेकन बाय द, अच्छा नॉट मिस्टर चहल, प्लीज डिस्क्राइब कि बैंक की मैनेजमेंट यहाँ पे क्या एक्शन ले सकती है। ओके मुझे लगा कि वो पूछ रहे हैं कि ऑडिटर का यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स होगा, नहीं, वो बैंक की मैनेजमेंट का रिस्पॉन्स आपसे पूछ रहे हैं। सो एक ही करके सबसे पहले हम क्वेरी को टेकअप करेंगे। सबसे पहली क्वेरी क्या है। वन ऑफ द एनपीएस वाज सोल्ड एट अ वैल्यू हायर देन द नेट बुक वैल्यू। मैं मान लेती हूं कोई एनपीए था जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में 100 रुपए का आ रहा था, आपने उसको सेल किया है 120 रुपए का। तो बेटा ये जो 20 रुपए का एक्सेस प्रॉफिट हुआ ये कहां पे जाएगा। ये हम प्रोविजन पढ़ते हैं जब आप कंसेप्ट पढ़ते हो सेल ऑफ एनपीए का। तो ये जो एक्सेस प्रॉफिट हुआ इसको आप यूज करते हो फॉर सेटिंग ऑफ द लॉस जो आपको हो रहा है ऑन दी सेल ऑफ एनपीए। तो कहता है प्रॉफिट वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, सही बात है, प्रॉफिट आपको रिकॉग्नाइज करना भी नहीं चाहिए, बट एक्सेस प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम हैव बीन रिवर्स्ड, ये भी गलत है, आपको प्रोविजन भी रिवर्स नहीं करनी है। दिस इज गोइंग टू बी द राइट ट्रीटमेंट। सो अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर आके देखोगे, ये लिखा हुआ है देखो कि जब मैं बात करती हूँ सेल ऑफ एनपीए की, जहां पे आपने एनपीए को बेचा है हायर एट अ वैल्यू विच इज हायर देन द बुक वैल्यू, ऑडिटर को इंश्योर करना पड़ेगा कि कोई प्रॉफिट आप रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हो। तो बात तो सही है, पी&एल में तो कुछ नहीं जाएगा, एंड एक्सेस प्रोविजन भी आप रिवर्स नहीं कर रहे हो, बट इस पैसे को आप रख रहे हो टू मीट द लॉस जो बैंक को होगा जब वो बाकी एनपीए को बेचेगा, तो बट रिटेन टू मीट द शॉर्टफॉल और लॉस दैट मे अराइज बिकॉज ऑफ द सेल ऑफ अदर एनपीएस। क्या ये डिस्कशन आपको क्लियर है? यस। अगर ये डिस्कशन आपको क्लियर नहीं तो प्लीज आप अपना बुक खोलो, ऑडिट ऑफ बैंक वाला चैप्टर खोलो, ये आपको पता लग जाएगा। तो यहां पे रिस्पॉन्सिबल पर्सन को क्या एक्शन लेना चाहिए, मतलब ये बैंक की मैनेजमेंट का एक्शन लिखा हुआ है कि व्हाट शुड बी द एक्शन ऑफ बैंक मैनेजमेंट। तो आपने जो रिवर्सल की आपने जो एक्सेस प्रोविजन आपने रिवर्स किया है, द एंट्री फॉर द रिवर्सल ऑफ एक्सेस ऑफ द प्रोविजन दैट नीड्स टू बी कैंसल्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। क्योंकि ये जो सच एक्सेस प्रोविजन है ये आपको किस लिए रखना है, टू मीट द लॉस जो बैंक को हो सकता है ऑन द सेल ऑफ अदर एनपीए। सो आपको ये वाला रीजन समझ में आ गया तो उसी के ऊपर एक्शन लेगी बैंक की मैनेजमेंट। चलो आगे बढ़ते, दूसरा इशू क्या है। इंटरेस्ट ऑन स्टेट गवर्नमेंट गारंटीड एडवांसेस हैज बीन टेकन टू द इनकम इवन दो सच एडवांस हैज रिमेन्ड ओवर ड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज। ये भी बैंक की मैनेजमेंट ने बिल्कुल गलत किया। देखो जो भी स्टेट गवर्नमेंट गारंटीड एडवांसेस होते हैं उनके लिए एनपीए की क्लासिफिकेशन नॉर्मल चलती है और इनकम रिकॉग्निशन की क्लासिफिकेशन भी नॉर्मल बेसिस होती है। सो 90 दिन से ज्यादा का टाइम हो चुका है, पैसा नहीं पे किया तो आपका अकाउंट एनपी हो जाएगा, सिंपल। और अगर आपने अकाउंट कोई भी इनकम जब इन एनपी के ऊपर आएगी तो अक्रूवल बेसिस पे इनकम की रिकॉग्निशन नहीं होगी, कैश बेसिस के ऊपर होगी। यहां पे तुम इनकम कैसे दिखा रहे हो, अक्रूवल बेसिस के ऊपर, विच इज रॉन्ग। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। इधर आ जाओ। A state government guaranteed advances has to be treated as NPA even if it remains NPA overdue for more than 90 days. And in case of NPA, मतलब यहाँ पे क्या नॉर्मल प्रोविजन चलती है। अगर यही सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटीड एडवांस होता तो फिर
जब तक गारंटी रेप्यूटेट नहीं हो जाती सेंट्रल गवर्नमेंट की, भले ही 90 दिन से ज्यादा का टाइम पीरियड हो चुका, पैसा नहीं आया, तो भी आप एनपीए नहीं करते। यहां पे नॉर्मली चलेगा कि अगर एक स्टेट गवर्नमेंट गारंटीड एडवांस है तो आप उसको एनपीए मान लोगे अगर ओवरड्यू इज मोर देन 90 डेज। एंड बेटा इनकम के लिए भी यही प्रोविजन चलेगी कि जो इनकम रिकॉग्निशन है वो आप एनपीए के ऊपर तभी दिखाओगे अगर आपको एक्चुअल में रिसीव हुआ है। अक्रूवल बेसिस पे आप इनकम नहीं दिखा सकते। सो इनकम हैज टू बी टेकन इनटू अकाउंट ओनली इफ इट इज रियलाइज्ड। तो मैं कह सकती हूँ कैश बेसिस के ऊपर आप इनकम की रिकॉग्निशन करोगे। यस। तो मैनेजमेंट को सही क्या करना चाहिए था, इंटरेस्ट इनकम को रिकॉग्नाइज करना चाहिए था उसको कैश बेसिस पे, तो आपने नहीं रिकॉग्नाइज किया, अक्रूवल बेसिस पे रिकॉग्नाइज करते हैं, तो आप रिवर्स करो अब उसको। सो इंटरेस्ट इनकम रिकॉग्नाइज्ड ऑन सच एडवांस शुड बी रिवर्स्ड एंड आप इनकम में उसको तभी लेके जाओगे ओनली व्हेन इट इज रियलाइज्ड, जब पैसा मिल जाएगा तब आप इनकम रिकॉग्नाइज करो। चलो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। एक अकाउंट है जहां पे आपने एडहोक लिमिट सैंक्शन करी है, क्योंकि अकाउंट ना 180 दिन का टाइम हो चुका है और रिव्यू नहीं हुआ है, एनपीए हो गया अकाउंट ये। फ्रॉम द डेट ऑफ सच एडहोक सैंक्शन एंड सच अकाउंट हैज बीन ट्रीटेड एज अ परफॉर्मिंग एसेट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। गलत है। क्या होना चाहिए, एनपीए होना चाहिए। देखो ऊपर में ये डिस्कशन कर रही, बट अगर आपने ऑडिट ऑफ बैंक का चैप्टर पढ़ा है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं वहां से। इधर आ जाओ। सो एक ऐसा अकाउंट जहां पे एडहोक लिमिट आपने रिव्यू नहीं किया, 180 दिन का टाइम हो चुका है फ्रॉम द डेट ऑफ सच एडहोक सैंक्शन, तो अकाउंट को आप एनपीए मान लोगे। तो यहां पे आपको क्या दिखाना चाहिए बैंक की मैनेजमेंट को, ये जो परफॉर्मिंग एसेट दिखा रहे हैं इसको परफॉर्मिंग एसेट की क्लासिफिकेशन से बाहर निकालो और इसको एनपीए में क्लासिफाई करो। यह आपके इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू दिस पॉइंट जिसके ऊपर हमें थोड़ी सी डिस्कशन करनी पड़ेगी। बहुत ही सिंपल पॉइंट है, अगर आपको एएफएम का कंसेप्ट आता है थोड़ा बहुत तो आप इसको समझ पाओगे। देखना, ऑन द वेरिफिकेशन ऑफ आउटस्टैंडिंग फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, तो कोई फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट आउटस्टैंडिंग था, नेट पोजीशन इन रिस्पेक्ट ऑफ वन ऑफ द फॉरेन करेंसी वाज नॉट स्क्वेयर्ड ऑफ, बैंक ने इसको स्क्वेयर ऑफ नहीं किया, एंड अनकवर्ड बाय सब्सटेंशियल अमाउंट, मतलब यहाँ पे हेजिंग वगैरह भी नहीं थी। क्या ये ठीक है? नहीं, ये ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा है। अच्छा, लेट मी रीड आंसर फर्स्ट, फिर जो मैंने आपके लिए एक प्रोविजन बना के रखी है टेबल के फॉर्म में उसको हम डिस्कस करेंगे। तो कहता है नेट पोजीशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉरेन करेंसी शुड बी जनरली स्क्वेयर्ड ऑफ एंड शुड नॉट बी अनकवर्ड बाय सब्सटेंशियल अमाउंट। तो मतलब आपको हेजिंग वगैरह इधर करनी चाहिए थी, ये अनकवर्ड नहीं होना चाहिए। द नेट पोजीशन ऑफ द ब्रांच इन रिलेशन टू ईच ऑफ द फॉरेन करेंसी शुड बी स्क्वेयर ऑफ, तो एक्शन क्या होगा, स्क्वेयर ऑफ करो एंड हेजिंग लो आप यहाँ पे, एंड गेट द कवर्ड बाय सब्सटेंशियल अमाउंट। कवर का मतलब क्या, जैसे कि हेजिंग वगैरह लेके रखो इधर आप। कम हियर, मान लेते हैं ये बैंक है ना, ये फॉरेन एक्सचेंज में डील कर रहा है, एग्जांपल समझने के लिए। इस बैंक की आप ऑडिट कर रहे हो, ये फॉरेन एक्सचेंज में डील करता है और उसने कुछ फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट एंटर किए हैं। मान के चलो ये उनकी आउटस्टैंडिंग पोजीशन है, फॉरेन करेंसी की बात हो रही है। टोटल यूएसडी डॉलर जो एसेट का बनता है 10 मिलियन है, और आउटगोइंग फंड को लेकर मतलब इसी की लाइबिलिटी कितने की बनती है, 15 मिलियन की। तो मैं कह सकती हूँ नेट पोजीशन आपकी नेगेटिव है 5 मिलियन से। यस। तो अभी इशू क्या है कि बैंक का जितना भी 5 मिलियन का अमाउंट शॉर्ट हो रहा है ना, इसका मतलब उसकी लाइबिलिटी ज्यादा है एसेट से, तो बैंक को कवर लेना चाहिए इस शॉर्टफॉल के लिए। सो बैंक शुड कवर दिस शॉर्टफॉल बाय परचेजिंग द यूएस डॉलर इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, या फिर आप हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू इसको कवर करो, मतलब आप इसको अनकवर्ड नहीं छोड़ सकते। हाउएवर इस केस के अंदर ना तो बैंक ने अपनी पोजीशन को स्क्वेयर ऑफ किया, ना इसको कवर लिया, सो विच इज रॉन्ग। ठीक है, इसको आप इंपोर्टेंट मार्क कर लो क्योंकि थोड़ा सा अनयूजुअल क्वेश्चन है जो आपने नहीं देखा होगा। आगे ये भी ऑलरेडी बैंक ऑडिट में कवर हो जाता है, ये क्वेश्चन बन जाएगा। इन द केस ऑफ वन ऑफ द अकाउंट एन एडिशनल टेम्पररी लिमिट हैज बीन सैंक्शन फॉर 25% ऑफ द एग्जिस्टिंग लिमिट। अगर आप किसी अकाउंट में टेम्पररी लिमिट सैंक्शन करते भी हो तो मैक्सिमम 20% का सैंक्शन कर सकते हो, 25% का किया हुआ है, गलत है। एंड 120 डेज का टेन्योर, मैक्सिमम 90 दिन का तुम एडिशनल सैंक्शन कर सकते हो, ये लिखा हुआ है इधर आंसर के अंदर। देखो एडिशनल टेम्पररी लिमिट में भी सैंक्शन, लेकिन मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम ऑफ 20% ऑफ द एग्जिस्टिंग लिमिट एंड 90 डेज का मैक्सिमम टेन्योर है जिसके लिए लिमिट आप सैंक्शन कर सकते हो। और यही आपका इधर करेक्टिव एक्शन बनेगा कि जो करना चाहिए था वो करो। दिस इज अ गुड क्वेश्चन विच आई फील जो एग्जाम में आ सकता है। आगे चलो। अच्छा, अगेन अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसके पॉइंट में डिस्कस नहीं करूंगी बट मैं बता दूंगी कि बुक में ये क्वेश्चन कहां से बनेगा। ऑडिट ऑफ पीएसयू चैप्टर से क्वेश्चन है। कहता है एक स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड पीएसयू है एंड पीएसयू वाज इन्वॉल्वड इन सेटिंग अप ऑफ अ थर्मल पावर प्लांट इन द स्टेट। मैं इसको एक प्रोजेक्ट मान के चलती हूँ।
ठीक है, तो एक प्रोजेक्ट चल रहा है। प्रोजेक्ट क्या है कि आपको थर्मल पावर प्लांट लगाना है किसी स्टेट के अंदर। कैग अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर उसने पॉइंट आउट किया है, तो कैग ने इसकी ऑडिट करी होगी और उसकी ऑडिट रिपोर्ट में क्या पॉइंट आउट किया गया, दैट देयर इज बीन सम सॉर्ट ऑफ डिले इन कंप्लीशन ऑफ वर्क, कि जितने टाइम के अंदर ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाना चाहिए था उतने टाइम के अंदर ये प्रोजेक्ट खत्म नहीं हुआ है, ड्यू टू फेलियर टू डिसाइड ऑन द टाइप ऑफ द वाटर ट्रीटमेंट इन द कूलिंग प्लांट ऑन टाइमली बेसिस, क्योंकि आप कोई डिसीजन नहीं ले पाए। Besides other reason leading to delay like frequent changes in layout, retesting of soil, कुछ और भी रीजन थे, बार बार लेआउट चेंज कर रहे थे प्लांट का, बार बार रीटेस्टिंग कर रहे थे सोइल की, जिसकी वजह से ये जो प्लांट है, इस ये जो सेटिंग ऑफ थर्मल प्लांट का जो भी प्रोजेक्ट है ये डिले हो गया है। व्हाट काइंड ऑफ ऑडिट इज रेफर्ड इन द अबव केस? वेरी सिंपल क्वेश्चन बेटा, यहाँ पे जिस ऑडिट की आप बात करो दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस ऑडिट। तीन चीज के ऊपर यहाँ पे फोकस होता है परफॉर्मेंस ऑडिट के ऊपर, 3 E's जिन्हें हम कहते हैं एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड इकोनॉमी। डिस्क्राइब द मेथड व्हिच कैन बी यूज्ड इन कंडक्टिंग सच ऑडिट। ऊपर की कहानी भूल जाओ, कहते हैं मेथड बता दो कि जब आप परफॉर्मेंस ऑडिट को कंडक्ट करने के लिए जाओगे तो आप कौन से मेथड को फॉलो करोगे। तो अगर आप चैप्टर नंबर 15 खोलते हो और आप अपना कंसेप्ट देखते हो आगे, सो ये हमारा परफॉर्मेंस ऑडिट वाला कंसेप्ट है। क्या लिखा हुआ है? These are the some of the method that can be used in conducting the performance audit। ये सारे मेथड यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। जब आप इंस्टीट्यूट का भी आंसर देखने के लिए जाओगे तो यही आंसर यहाँ पे बनेगा। मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा इतना बड़ा आंसर आपको पढ़ाना, नहीं तो 10-15 मिनट लग जाएंगी, बट ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। आप अपनी बुक खोलोगे, आपकी बुक के अंदर भी ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड। और जब हमने क्लास के अंदर इसको डिस्कस किया है तो मैंने आपको बताया दैट इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम्स। अगला क्वेश्चन भी डायरेक्टली बुक से बनेगा। ड्यू डिलिजेंस चैप्टर नंबर 17 से क्वेश्चन है और इनफैक्ट इन्वेस्टिगेशन का क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, बहुत सारी इसने कहानियां बोली है। मैं चाहूंगी कि कहानी आप अपने एंड पे पढ़ना, मैं कहानी के ऊपर फोकस नहीं करूंगी, मैं सीधा रिक्वायरमेंट के ऊपर आती हूं, क्योंकि कहानी बोलने के बाद रिक्वायरमेंट बहुत सिंपल से पूछी जो डायरेक्टली चैप्टर नंबर 17 से मिल जाएगी। क्या? एज द इन्वेस्टिगेटिंग अकाउंटेंट, तो आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, और बीइंग एन इन्वेस्टिगेटिंग अकाउंटेंट व्हाट विल बी योर एरियाज ऑफ वेरिफिकेशन एंड द प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डेफिलिकेशन ऑफ इन्वेंटरी। दो बातें पूछ रहे हैं। क्या आप ये बताओ कि आप वेरिफिकेशन क्या करोगे जब आप इन्वेंटरी की वेरिफिकेशन कर रहे हो, और आप मुझे बताओ कौन से प्रोसीजर आप फॉलो करोगे फॉर द डेफिलिकेशन ऑफ द फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ डेफिलिकेशन ऑफ इन्वेंटरी। तो ये इन्वेंटरी फ्रॉड के ऊपर क्वेश्चन है, डायरेक्टली बुक से बनेगा। मैं पहले आपको इंस्टीट्यूट का आंसर दिखाती हूं। इन्वेंटरी फ्रॉड, ठीक है, तो ये फ्रॉड कैसे हो सकता है पहले उसने तरीके बताए हैं। एंड बीइंग एन इन्वेस्टिगेटिंग अकाउंटेंट, आप कैसे वेरिफिकेशन करोगे फॉर द डेफिलिकेशन ऑफ द इन्वेंटरी, क्या प्रोसीजर फॉलो करोगे, ये लिखा हुआ है हमारी बुक के अंदर। अगर आप इसको देखने के लिए जाओगे ना तो बहुत सिस्टमेटिक वे से इसका आंसर प्रेजेंट किया गया है, तो इतना तो बड़ा आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप खाली बुक के अंदर जाना, अपना चैप्टर नंबर 17 खोलना, टॉपिक खोलना इन्वेंटरी फ्रॉड का, ठीक है। इन्वेंटरी फ्रॉड में सबसे पहले क्या आ रहा है? वेज ऑफ कमिटिंग द फ्रॉड, राइट, ये वेज हमने पढ़ी थी, और कौन से वेरिफिकेशन के प्रोसीजर इन्वेस्टिगेटिंग अकाउंटेंट फॉलो करेगा जब वो डेफिलिकेशन ऑफ इन्वेंटरी फ्रॉड की वेरिफिकेशन कर रहा है, मतलब डेफिलिकेशन ऑफ इन्वेंटरी की वेरिफिकेशन कर रहा है या इन्वेंटरी फ्रॉड की वेरिफिकेशन कर रहा है। तो 8 पॉइंट यहाँ पे हमने याद करने को आपको बोला था। सो अगेन अ वेरी सिंपल एंड वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम बुक इटसेल्फ। आगे बढ़ेंगे, इसको इस वजह से डिस्कस नहीं कर रही क्योंकि लेंथी डिस्कशन हो जाएगी, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन कहां से बनता है? चैप्टर नंबर 18 से क्वेश्चन बनता है। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल नंबर 3 के ऊपर क्वेश्चन है ये। BRSR, आप आओ इधर, यहां पे प्रिंसिपल नंबर 3 कंसेप्ट मैं आपको बता देती हूं। जो 9 प्रिंसिपल हैं BRSR के, ये उसके ऊपर प्रिंसिपल नंबर 3 के ऊपर क्वेश्चन है। उसने डायरेक्टली पूछा है कि डिस्कवर करो जो सिचुएशन है क्वेश्चन के अंदर, कौन सा प्रिंसिपल है, और उस प्रिंसिपल के फिर आपको ये एलिमेंट लिखने को कह रहा है, ये आपको ये पॉइंट उधर लिखने हैं। सो मैं क्वेश्चन भी डिस्कस नहीं कर रही, क्वेश्चन भी आप अपने एंड पे पढ़ोगे और एलिमेंट भी आप अपने एंड पे पढ़ोगे। तो अगर आपको 9 प्रिंसिपल, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है इस चैप्टर का, वो आता है, तो उसमें से आपको इस चैप्टर के जो प्रिंसिपल नंबर 3 है इस कंसेप्ट के, उसके पॉइंट लिखने हैं। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 20 डेफिनेटली मैं डिस्कस करूंगी क्योंकि ये थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसकी डिस्कशन होनी चाहिए।
ओके, क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले केबी एंड एसोसिएट्स आर अपॉइंटेड एज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ अ कंपनी जिसका नाम है आयरन कंपनी लिमिटेड। सेंट्रल गवर्नमेंट के 72% पेड अप शेयर कैपिटल, मतलब इस कंपनी की 72% पेड अप शेयर कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन नंबर 45 के अकॉर्डिंग तो मैं कह सकती हूँ ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है। यस, द अपॉइंटमेंट लेटर ऑफ द कंपनी गेव अ वेरी लिमिटेड टाइम टू केबी एंड एसोसिएट फॉर एक्सेप्टिंग द ऑडिट। तो जब आपका अपॉइंटमेंट हुआ तो अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर आपको बहुत कम टाइम मिला एक्सेप्टेंस के लिए। सीए यश हु इज द एंगेजमेंट पार्टनर, उसने कम्युनिकेशन भेजी प्रीवियस ऑडिटर को जो उसको भेजनी चाहिए थी एज पर शेड्यूल 1 पार्ट 1 क्लोज 8। तो उसने कम्युनिकेट किया प्रीडिसेसर ऑडिटर के साथ, बट क्योंकि टाइम कम था ही हैड टू गिव एक्सेप्टेंस फॉर द ऑडिट एंगेजमेंट बिफोर रिसीविंग द रिप्लाई ऑफ द प्रीवियस ऑडिटर। तो जनरली प्रोविजन ये कहती है कि आप प्रीडिसेसर ऑडिटर के साथ कम्युनिकेट करोगे, उसका रिप्लाई आने दोगे, अगर उसने कोई कंसर्न रेज किया है उसको कंसर्न को देखने के बाद आप एक्सेप्टेंस दोगे। बट क्योंकि यहाँ पे टाइम कम था तो आपने एक्सेप्टेंस दे दी। हैंस सीए यश ने कंडीशनल एक्सेप्टेंस दिए। कंडीशनल का मतलब क्या है कि आप बता देते हो क्लाइंट को कि देखो जब रिप्लाई आ जाएगा प्रीडिसेसर ऑडिटर का और उसने कोई कंसर्न रेज किया तो फिर हमारा ये जो एक्सेप्टेंस है ये कैंसिल हो सकता है, ऐसा। एंड आपने कंडीशनल एक्सेप्टेंस दे दी और आपने ऑडिट को परफॉर्म करना शुरू कर दिया। बताओ विद रेफरेंस टू द प्रोफेशनल एथिक्स, क्या ये एक्ट इस चार्टर्ड अकाउंटेंट का ठीक है या गिल्टी होगा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये प्रोविजन दी जाती है जब आप गवर्नमेंट कंपनी की ऑडिट कर रहे हो, क्योंकि गवर्नमेंट ऑडिट का जो सीन चलता है थोड़ा सा वहां पे लेड बैक अप्रोच रहता है। ओके, तो वहां पे टाइम आपको कम मिला और जो आपको एक्सेप्टेंस का टाइम कम मिला, ठीक है, तो आप वहां पे कंडीशनल एक्सेप्टेंस दे सकते हो, वो अलाउड है। तो ही इज नॉट गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। ये प्रोविजन कोट की गई है अंडर शेड्यूल 1 पार्ट 1 क्लोज 8 जब आप पढ़ते हो। इधर आ जाओ यहाँ पे, ये रहा। तो कौन सी शेड्यूल? शेड्यूल 1 पार्ट 1 क्लोज 8 सीए एक्ट कहता है। सबसे पहले इसने प्रोविजन लिखी है शेड्यूल 1 पार्ट 1 क्लोज 8 की कि यू विल बी हेल्ड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अगर आप प्रीडिसेसर ऑडिटर के साथ कम्युनिकेट कर रहे बगैर ही एक्सेप्टेंस दे देते हो। तो ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि आपको जब भी कोई सीए अपॉइंट करता है एक्सेप्टेंस एज एन ऑडिटर तो उसको पिछले ऑडिटर के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा। और ये हर एक ऑडिट के केस में एप्लीकेबल होगा, भले ही आप गवर्नमेंट एंटिटी की ऑडिट कर रहे हो या नॉन गवर्नमेंट ऑडिट की एंटिटी कर रहे हो, नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज की ऑडिट कर रहे हो। बट अगर आप ऑडिट कर रहे हो गवर्नमेंट कंपनीज की, बैंक की या उसकी ब्रांचेस की, तो आप वहां पे कंडीशनल अपॉइंटमेंट दे सकते हो अगर टाइम आपको कम मिला है तो। सो इफ द अपॉइंटमेंट इज मेड वेल इन द टाइम टू एनेबल द ऑब्लिगेशन कास्ट अंडर दिस क्लोज टू बी फुलफिल्ड, तो अगर आपको सफिशिएंट टाइम मिला है तो फिर आपको प्रीडिसेसर ऑडिटर के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, उसके रिप्लाई का वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको टाइम कम मिला है तब आप कंडीशनल एक्सेप्टेंस दे सकते हो। हाउएवर इन द case the time schedule given for the assignment is such that no time to wait for the reply of that outgoing auditor, in that situation आप कंडीशनल एक्सेप्टेंस दे सकते हो। लेकिन जब आप कंडीशनल एक्सेप्टेंस देते हो तो ऑडिटर क्लियरली क्लाइंट को बताता है कि ये जो एक्सेप्टेंस दे रहा है दैट इज सब्जेक्ट टू द प्रोफेशनल ऑब्जेक्शन जो प्रीवियस ऑडिटर से मिली। तो मतलब अगर प्रीवियस ऑडिटर ने कुछ ऑब्जेक्शन रेज किया, कोई कंसर्न रेज किया जिसकी वजह से इस इनकमिंग ऑडिटर को एक्सेप्टेंस नहीं देनी चाहिए, तो ये फिर वही एक्सेप्टेंस आपकी कैंसिल हो जाएगी। सो देयरफॉर इन सारी प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए मैं कह सकती हूँ कि सीए यश इज नॉट गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। उसने जो काम किया वो डेफिनेटली प्रोविजन के अकॉर्डिंग ही काम किया है। आप इस पूरे आंसर को पढ़ोगे, अगर आपको शेड्यूल 1 पार्ट 1 क्लोज 8 का एंटायर डिस्कशन पता है तो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। अच्छा ये बताओ कि अगर सीए यश यहाँ पे गिल्टी हो जाता मान लो, तो ये जो मैटर है कहां पे जाता? If CA Yash is guilty of misconduct in above situation, then before which authority matter of CA Yash would have been placed? Simple सी बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन के पास जाता। क्यों? जब आप डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म देखते हो सेक्शन 21 का, तो क्योंकि गिल्टी ये कहां पे है? शेड्यूल 1 पार्ट 1 क्लोज 8, तो ऑफेंस शेड्यूल 1 का है तो इट विल बी प्लेस्ड बिफोर बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन। लेट्स सी क्या लिखा हुआ है। सो मैटर would have been placed before the board of discipline.
पनिशमेंट वहां पे क्या लिखी हुई है, क्या रिमांड कर सकते हो मेंबर को, ऐसे डरा के धमका के एक वार्निंग देके छोड़ सकते हो, या उसका नाम रिमूव कर सकते हो रजिस्टर ऑफ मेंबर से अप टू अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, या फिर उसके ऊपर मैक्सिमम फाइन लगा सकते हो 1 लाख रुपए का। तो इनमें से आप रिएक्शन ले सकते हो। ठीक है, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। एंड दिस वाज योर एंटायर आरटीपी का डिस्कशन। अगर मैं टाइम देखती हूँ तो यस, आई थिंक 1.5 घंटे के आसपास ये डिस्कशन हो चुकी है और ये कंप्लीट डिस्कशन है। एक आधा ऐसा क्वेश्चन है, आई थिंक 2-3 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो हमने जिनके आंसर नहीं डिस्कस करे हैं, बट क्वेश्चन तो डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि वो क्वेश्चंस डायरेक्टली कहां से बन रहे हैं, आपके बुक से बन रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप बिगिनिंग टू एंड पूरा आरटीपी देखते हो तो एक भी ऐसा कंसेप्ट नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा, एक भी ऐसा कंसेप्ट है जिसका आंसर आप नहीं दे पाओगे अगर आपको सब्जेक्ट आता है तो। मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं हर एक चीज को डिटेल में डिस्कस करूं, क्योंकि मुझे अपनी स्पीड भी थोड़ी सी इंटेक्ट रखनी पड़ती है। अगर आप डिटेल कोई लेक्चर बना देते हो तो बच्चे उसको देखना भी प्रेफर नहीं करते हैं, अनफॉर्चुनेटली। ओके, बट अगर आपको ये चीज आती है तो यू विल बी एबल टू क्रैक दीज क्वेश्चन, और ऐसा ही पेपर आपके एग्जाम का भी एग्जाम का आता है। बट आपको सिर्फ एक अप्रोच अपने दिमाग में सेट रखना है कि मुझे 100% कवरेज करनी है। 100% कवरेज करने का मतलब है कि आप पढ़ के सब कुछ जाओ, लेकिन लर्न कहां से कितना करना है, कैसे करना है, वो आपको पता होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस चैनल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, एंड डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। जब भी जिस भी टाइम आप इस वीडियो को देखो, बाय बाय।